मैंने 7 साल की उम्र से ही घर के पैसे उड़ाने शुरू कर दिए थे। दूसरी क्लास में सिर्फ 3 दिनों के अंदर मैंने अपने पापा के 2 क्रेडिट कार्ड्स खाली कर दिए और दोनों की लिमिट मिलाकर पूरे 100 मिलियन थी। मिडिल स्कूल पहुंचते पहुंचते तो हालत और भी खराब हो गई। मैंने कंपनी के आधे से ज्यादा स्टॉक्स बेच डाले, लगभग 10 बिलियन कैश निकाला और फिर उसे सिर्फ 1 महीने में पूरी तरह खर्च भी कर दिया। इससे सिर्फ तियानहाई फाइनेंस मार्केट में भारी भूचाल नहीं आया, बल्कि पापा लगभग अपनी कंपनी का कंट्रोल भी खो बैठे थे। पूरे 10 साल में मैंने कई 100 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी को लगभग चूस कर खाली कर दिया। लेकिन आज पापा ने फोन करके कहा कि घर बैंकरप्ट हो चुका है और मुझे वापस आकर खेती करनी चाहिए। हजारों किलोमीटर दूर बैठा मैं पापा जितना परेशान नहीं था। घर के बैंकरप्ट होने की खबर सुनकर मेरे चेहरे पर दुख या निराशा नहीं थी। उल्टा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी बोझ से छुटकारा मिल गया हो। मैंने टॉयलेट साफ करने वाला मॉप एक तरफ फेंका और सीधे जमीन पर लेट गया। डॉग सिस्टम, तुमने भी अभी सुना? घर में अब पैसे नहीं बचे, कोई दूसरा होस्ट ढूंढ लो। इतने साल जो पैसा खर्च किया उसे कुत्ते को खाना खिलाना समझ लो। अरे नहीं होस्ट, सिस्टम तो लगभग पूरी तरह डेवलप हो चुका है, तुम बीच में कैसे छोड़ सकते हो? एक मैकेनिकल और थोड़ा चालाक इलेक्ट्रॉनिक आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनते ही मेरा गुस्सा फूट पड़ा। डेवलप मेरा सिर, मैंने तुम्हारे लिए आगे पीछे 10 बिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए। अगर इतना पैसा सुअरों पर लगाता तो अब तक वो भी सोना देने लगते। और तुम दिन भर सिर्फ पैसे ठगने का काम करते हो। मैं अब नहीं करने वाला। इस तथाकथित स्ट्रॉन्गेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए मैंने हर तरह से पैसे जुटाने की कोशिश की। यहाँ तक कि चाइना का नंबर 1 बिगड़ैल अमीर लड़का कहलाने का बदनाम टैग भी झेल लिया। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा था। लोग सोचते थे कि मैं आलीशान जिंदगी जीता हूँ, लेकिन असलियत में शायद मैं दुनिया का सबसे दुखी रिच सेकंड जनरेशन लड़का था। जब बाकी अमीर बच्चे स्पोर्ट्स कार्स चलाकर सुंदर लड़कियों के साथ घूम रहे थे, मैं अपनी लिविंग कॉस्ट के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करता था। रोज सस्ता खाना खाता, पैसे बचाता और सिस्टम को खिलाता था। मगर 10 साल बीत गए और इस डॉग सिस्टम में सुधार का एक भी संकेत नहीं दिखा। अब मैं थक चुका था। खेल खत्म। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, सच में बस आखिरी रकम बची है, सिर्फ 2.3 मिलियन और फिर सब पूरा हो जाएगा। मुझ पर भरोसा करो। इस डॉग सिस्टम ने मुझे पहले भी ना जाने कितनी बार बेवकूफ बनाया था। होस्ट, इस बार सच में आखिरी पेमेंट है, पैसे ट्रांसफर करो, सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने अकाउंट बैलेंस देखा। घर वापस जाने के किराए के बाद ठीक 2.3 मिलियन बचते थे। ये सिस्टम मुझे पूरी तरह निचोड़ देना चाहता था। मैंने दांत भींच कर कहा, अगर मैंने तुम्हें फिर पैसे दिए तो मैं कुत्ता हूँ। चाहे आयरन मैन सूट की डिजाइन मेरे सामने रख दो, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मेरी आवाज में पूरी दृढ़ता थी, लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा बदल गया, क्योंकि मेरे दिमाग में सच में एक फ्यूचरिस्टिक बैटल सूट का ब्लूप्रिंट उभर आया। उस बेहतरीन मैकेनिकल आर्मर को देखकर मेरी धड़कन तेज हो गई। किसी आदमी के लिए ऐसी चीज का लालच ठुकराना आसान नहीं था। होस्ट, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मौजूदा एबिलिटी से ये चीज बन नहीं सकती। तुम्हें मेरी मदद चाहिए, सिर्फ आखिरी 2.3 मिलियन और। मैंने गहरी सांस ली। नहीं, ये दुश्मन को फंसाने की चाल है, खुद को रोकना होगा। लेकिन आखिर मैं हार गया। ठीक है, ले लो। अगले ही सेकंड बैंक का मैसेज आया। मेरा अकाउंट फिर खाली हो चुका था। मैं खुद नहीं जानता था कि ये कितनीवीं बार था जब मैं फिर से गरीब बन गया था। मैंने उठकर धूल झाड़ी और आह भरी, इतनी बार ठगा गया हूँ, एक बार और सही। तभी अचानक मेरे सिर में भारीपन महसूस हुआ। फिर डींग की आवाज आई। उसके बाद लगातार मैकेनिकल अनाउंसमेंट सुनाई देने लगीं। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम सक्सेसफुली लोडेड, होस्ट क्वालिटी एनहांसमेंट कंप्लीट, न्यूबी गिफ्ट पैकेज डिलीवर्ड, स्टोर अनलॉक्ड। मैं वहीं जम गया। इस बार ये सच था। डॉग सिस्टम ने पहली बार मुझे धोखा नहीं दिया था। जब मैंने कॉन्शियसनेस के अंदर झांका तो एक पैनल सामने था। होस्ट, गुचेन, मैन्युफैक्चरिंग लेवल 1, फेम 0, वेल्थ 20,000, अपीयरेंस 88, मैथ 61, फिजिक्स 60, केमिस्ट्री 60। अपने स्टैट्स देखकर मैं फट पड़ा। डॉग सिस्टम, ये एनहांसमेंट है, सारे सब्जेक्ट्स बस पासिंग मार्क्स के ऊपर हैं। सिस्टम बोला, होस्ट, ये लिमिट है। 60 पहले ही पृथ्वी के 99% लोगों से ज्यादा है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। नहीं, अपीयरेंस कम है, इसे बढ़ाओ वरना रिफंड दो। लंबी बार्गेनिंग के बाद मैंने अपना अपीयरेंस 92 तक पहुंचवा लिया। अब मैं इंसानी दुनिया में चमक सकता था। साथ ही मुझे सिस्टम का लॉजिक भी समझ आया। अगर मुझे बड़ी चीजें बनानी थीं, तो पहले मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ाना होगा। आखिर आयरन मैन आर्मर जैसी चीज लेवल 1 पर नहीं बन सकती थी। अच्छी चीजें खुद बनानी पड़ती हैं, सिस्टम मुफ्त में नहीं देता। लेवल बढ़ाने के 2 तरीके थे, फेम और वेल्थ। सीधी भाषा में कहूं तो नाम और पैसा। स्टोर की ब्लूप्रिंट्स और टूल्स भी इन्हीं से खरीदने थे। अब सबसे रोमांचक हिस्सा आया, न्यूबी गिफ्ट पैकेज। मैंने 10 साल इस सिस्टम को पाला था, तो गिफ्ट खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब खोला तो अंदर सिर्फ एक मैथ सॉल्विंग कार्ड
और एक मिनी ग्राफीन बैटरी डिजाइन थी। बस कम से कम कोल्ड फ्यूजन बैटरी तो दे सकते थे। इस बार बार्गेनिंग भी काम नहीं आई, मजबूरी में यही स्वीकार करना पड़ा। वापस चाइना लौटने से पहले मैं स्कूल की लैबोरेटरी गया और ग्राफीन बैटरी का सैंपल तैयार कर लिया, क्योंकि वापस लौटने के बाद शायद मेरे पास ये बनाने की सुविधा ना हो। दुनिया बदलने वाला था। बूढ़ा आदमी बेहद अफसोस में था, जबकि प्रिंसिपल पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। दूसरी तरफ प्लेन में बैठा मैं अचानक देखता हूँ कि मेरा फेम वैल्यू बढ़कर 340 हो गया था। फिर मुझे याद आया कि जब मैंने बैटरी सैंपल बनाया था तब शायद मैं ऑपरेशन रिकॉर्ड्स डिलीट करना भूल गया था। लगता है किसी ने उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उन रिकॉर्ड्स से फाइनल प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता था, और बैटरी को असली इस्तेमाल में लाने के लिए स्पेशल कंडक्टिव इंटरफेस भी चाहिए था। इसीलिए मेरी बैटरी अब भी दुनिया में एकदम यूनिक थी। सोचकर कि फेम वैल्यू अभी किसी काम की नहीं है, मैंने सारी फेम सीधे मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ाने में लगा दी, क्योंकि डॉग सिस्टम ने बताया था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग लेवल 2 तक नहीं पहुंचा तो लैंग्वेज के अलावा मेरी बाकी साइंटिफिक एबिलिटीज 60 से ऊपर नहीं जा सकती। मैथ का एक्स्ट्रा 1 पॉइंट भी मुझे इतने साल सिस्टम पालने के रिवॉर्ड में मिला था। ये सच में बहुत बड़ा स्कैम था, लेकिन जब मैंने 3000 एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट देखी तो दिल को थोड़ी राहत मिली। लेवल 2 मैन्युफैक्चरिंग शायद बहुत मुश्किल नहीं थी। मैंने पूछा, वेल्थ वैल्यू से अपग्रेड रेशियो क्या है? सिस्टम ने जवाब दिया, 10,000 युएन बराबर 1 एक्सपीरियंस पॉइंट। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे पता था ये डॉग सिस्टम हर वक्त मेरा पैसा ठगने की सोचता रहता है। मैंने मन ही मन कसम खाई कि आगे से सिर्फ फेम वैल्यू से अपग्रेड करूंगा, डॉग सिस्टम को एक पैसा नहीं कमाने दूंगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने अपने माता पिता को देखा, लेकिन उन्हें देखकर मैं अपनी जिंदगी पर शक करने लगा। महंगी कारें, चमकदार कपड़े और 7-8 बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे। ये बैंक्रप्सी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं पास गया, माँ ही यूकी ने मुझे जोर से गले लगा लिया। बेटा, माफ करना, तुम्हें अकेले बाहर इतना समय बिताना पड़ा। देखो मेरा बेटा कितना दुख झेल कर आया है। मैंने पहले ही तुम्हारे पिता से कहा था कि महीने के 8 मिलियन बिल्कुल काफी नहीं है। गलती मेरी है, मुझे छुपकर तुम्हें पैसे भेजने चाहिए थे। बगल में खड़े गु गोजांग की आंखें फड़कने लगीं। उन्हें लग रहा था कि ये खर्चीली पत्नी कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाली है। उन्होंने तुरंत कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा बेटा कम पैसे उड़ाता है? मैं थोड़ा हिचकिचाया और पूछा, माँ, हमारा घर बैंकरप्ट नहीं हो गया? गु गोजांग बोलने ही वाले थे कि हे यूकी बीच में बोल पड़ी, तुम्हारे पापा की कंपनी गई है, लेकिन माँ के पास अभी भी पैसा है। अगर चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। खत्म। डॉग सिस्टम ने ये सब जरूर सुन लिया होगा, और जैसे मेरी सोच सच साबित करनी हो, अगले ही पल डिंग की आवाज आई और सिस्टम पैनल पर नया मिशन खुल गया। एक मैन्युफैक्चरिंग मास्टर के पास अपनी कंपनी कैसे नहीं हो सकती? स्टार टेक्नोलॉजी के इकलौते वारिस होने के नाते उसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मिशन, स्टार टेक्नोलॉजी के सारे कर्ज चुकाओ, कंपनी को दोबारा शुरू करो और बिजनेस फिर चालू करो। रिवॉर्ड, 900 फेम पॉइंट्स, 1 चार्म पॉइंट और स्टोर में एक फ्री लकी ड्रॉ। मिशन देखकर मैंने राहत की सांस ली। कम से कम इस बार पैसे सिस्टम को नहीं देने थे। मैंने पापा से पूछा, क्या कंपनी सच में नहीं बच सकती? पापा मुझे देखकर भावुक हो गए। मेरा बेटा बड़ा हो गया, कंपनी की चिंता करने लगा। पहले तो बस पैसे मांगता था, लेकिन अब उम्मीद नहीं है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बिजनेस भी नहीं चल रहा था। मैं गिल्टी महसूस करने लगा। तभी माँ नाराज होकर बोली, बेटा, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे पापा की कंपनी वैसे भी ज्यादा कमाती नहीं थी। पापा नाराज तो हुए, लेकिन घर में उनकी पोजीशन सबसे नीचे थी, इसलिए चुप रहे। मैं भी असली वजह छोड़कर सीधा रिजल्ट पर पहुंचा। स्टार टेक्नोलॉजी को हर हाल में बचाना था। मैंने माँ की तरफ देखा। माँ, आपके पास कितना पैसा है? बाहर से माँ मुस्कुरा रही थीं, लेकिन अंदर डर गईं। इसने पहले बाप को खाली किया, अब माँ की बारी। उन्होंने कहा, कैश ज्यादा नहीं, लेकिन हाउस, स्टॉक्स और बाकी एसेट्स हैं। मैंने तुरंत कहा, माँ, मैं स्टार टेक्नोलॉजी को वापस खड़ा करना चाहता हूँ, पैसा काफी होगा। माँ का मुंह खुला रह गया और पापा के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने फैमिली के लिए कुछ एसेट्स बचाए थे, और अब उनका बेटा फिर एक्टिव हो गया था। पापा ने खांसते हुए कहा, बेटा, कंपनी की चिंता मत करो, तुम अभी छोटे हो, मैं 2 दिन में नया स्कूल ढूंढ दूंगा, शांति से पढ़ाई करो। लेकिन मैं सुनने वाला नहीं था। माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ, ट्रस्ट करो, पैसे दे दो, अगर कंपनी गिरा सकता हूँ तो वापस खड़ा भी कर सकता हूँ। पापा की आंखों में अंधेरा छा गया। उन्हें लग रहा था ये बैंकरप्ट किंग कभी नहीं रुकेगा। माँ का फोन लेते ही मैंने एसेट्स चेक करना शुरू किया, फिर पूछा, पापा, कितना पैसा चाहिए? पापा का चेहरा बिल्कुल मरने जैसा हो गया, बोलने का मन ही नहीं था। माँ बोली, बेटा, परसों कोर्ट सील लगाने आने वाली है, इतने कम समय में कैश अरेंज नहीं होगा। पापा अचानक खुश हो गए। सही है, अब इसके पास पैसा उड़ाने का मौका नहीं। मैंने कहा, तो बैंक लोन? माँ अजीब एक्सप्रेशन देने लगी। पापा हंस पड़े। बेटा, तुम्हें लगता है बैंक हमें लोन देगा? बैंक हमारा सबसे बड़ा क्रेडिटर है, हमें तो पहले ही ब्लैकलिस्ट कर चुका है। मैं कैश जुटाने का तरीका सोच ही रहा था कि अचानक महसूस हुआ, अरे, ये रास्ता घर का नहीं है। मैंने पूछा, घर नहीं जा रहे? माँ बोली, आज सू युकिंग का 17th बर्थडे है,
रात को उनके घर फ्री डिनर खाने जा रहे हैं। बैंक्रप्सी ने माँ को भी इकोनॉमिकल बना दिया था, लेकिन सू यू किंग का नाम सुनते ही मेरी आंखें फैल गईं। क्या वापस आते ही उस यंग मिस से मिलना पड़ेगा? पापा ने आह भरते हुए कहा। कितना अफसोस है, बड़ी मुश्किल से उसके पिता को शराब पिलाकर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन खो गया। माँ ने भी दुखी होकर कहा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज भी खो दी, कैसी बर्बादी है। यू किंग जैसी बहू हाथ से निकल गई। मैंने सिर नीचे कर लिया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट खोया नहीं था, मैंने ही चुराया था। सिस्टम को पालने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सू यू किंग को 50 मिलियन में बेच दिया था। शायद इतिहास की सबसे पागल डिवोर्स डील यही थी। और शुरुआत में उस लड़की को लगा था सू यू किंग को लगा था उसने फायदा कर लिया, लेकिन जितना सोचती गई उतना गुस्सा बढ़ता गया। अरे ये कौन सा लॉजिक हुआ? खुद घर आकर शादी तोड़ने आया, ऊपर से खुद ही 50 मिलियन देकर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने को कह रहा है। ये तो सीधी बेइज्जती थी। बाद में वो मुझसे हिसाब मांगना चाहती थी, लेकिन मैं विदेश भाग गया और मामला वहीं खत्म हो गया। सच कहूं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं सू यू किंग का सामना करूं। मैं मना करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। सू परिवार की बड़ी बेटी का बर्थडे था। क्या वहां बहुत सारे अमीर लोग और बड़े नाम नहीं आने वाले थे? लगभग सब अमीर लोग होंगे। अगर तुम्हारे पिता और ओल्ड सू की थोड़ी दोस्ती ना होती तो शायद हमें बुलाया भी नहीं जाता। ये सुनते ही मैं खुशी से भर गया। इतने सारे अमीर लोग, मतलब कैश कमाने का मौका खुद चलकर मेरे पास आ गया था। मिशन पूरा करने के लिए अब इज्जत वज्जत की चिंता करने का समय नहीं था। गू परिवार के तीनों लोग जैसे ही सू मैनर पहुंचे, पूरे माहौल में हलचल मच गई। चाइना का नंबर वेक स्पेंडथ्रिफ्ट, 10 साल का लेजेंडरी मनी बर्नर और तियनहाई का कैश किंग वापस लौट आया था। यंग मास्टर गू, आप आखिर वापस आ गए। एक मोटा और तेल से चमकता लड़का दौड़ता हुआ आया और सीधे मेरे पैर पकड़ लिए। मैं भावुक हो गया। उसका नाम लू हुई था। जब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे, तब वही मेरी मदद करता था, लेकिन अगले ही पल वो रोने लगा। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पहले पापा हफ्ते में 1 बार पीटते थे, अब दिन में 3 बार पीटते हैं। मैंने तुरंत कहा, दफा हो जाओ, अब मैं पैसे नहीं उड़ाऊंगा। आज से गू परिवार को दोबारा महान बनाऊंगा। लू हुई की छोटी आंखें पूरी खुल गईं। क्या तुम बदल गए? मैं उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि तभी मैंने देखा कि चांदनी रंग की ड्रेस पहने एक लड़की गुस्से में मेरी तरफ चली आ रही थी। मैं मजबूरी में मुस्कुराया। यू किंग, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मुझे लगा था तुम पूरी जिंदगी विदेश में ही रहोगे। मैंने तुरंत जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे इतना याद करती थी, मैं बाहर कैसे रह सकता था? पहली फ्लाइट पकड़कर वापस आ गया। हैप्पी बर्थडे यू किंग। मैंने जेब से एक चांदी का हेयरपिन निकाला। असल में वो मेरी छोटी कजन के लिए था, लेकिन अब वही काम आ रहा था। सू यू किंग पहले बहुत गुस्से में थी, लेकिन मेरी हरकत देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने हेयरपिन लिया और जल्दी से अंदर भाग गई। उसे जाते देखकर मैं सोचने लगा कि पिछले 2 साल में ये लड़की सच में बहुत खूबसूरत हो गई थी। फिर अचानक मुझे पुरानी मैरिज एग्रीमेंट याद आई और लगा कि मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। जितना ज्यादा सोचता गया, उतना ही पछतावा बढ़ता गया। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं तुरंत उसके पीछे भागा। आखिर एक टॉप अमीर बिगड़ैल के लिए किसी यंग लेडी के कमरे में घुसना कौन सी बड़ी बात थी? इसलिए मैं सीधे उसके कमरे में चला गया। सू यू किंग मेरे दिए हुए हेयरपिन को देख रही थी और उसे पता भी नहीं चला कि मैं अंदर आ चुका हूँ। अगले ही पल उसकी जोरदार चीख निकल गई। मैंने तुरंत उसका मुंह बंद किया। चिल्लाओ मत, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। नीचे वाले सब लोग ऊपर आ जाएंगे। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसके लिए ये सब उसकी जिंदगी के अनुभव से बहुत बाहर था। मैंने धीरे से हाथ हटाया और कहा, असल में 2 साल पहले जो मैरिज एग्रीमेंट मैंने तुम्हें दी थी, वो सिर्फ कॉपी थी। असली वाली अभी भी मेरे पास है। सू यू किंग का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ऐसा करते हैं, ज्यादा नहीं मांगूंगा, वही पुरानी कीमत 50 मिलियन। पैसे दे दो, मैं असली एग्रीमेंट लाकर तुम्हारे सामने फाड़ दूंगा। कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर अचानक, तुम हरामी, यहाँ से निकलो! उसकी आवाज पूरे विला में गूंज गई। जब मैं शर्मिंदा चेहरा लेकर कमरे से बाहर निकला तो पूरा हॉल मुझे घूर रहा था। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, जैसा उम्मीद थी। स्पेंडथ्रिफ्ट किंग की हिम्मत सच में अलग है। मैंने अंकल सू की तरफ देखा और कहा, अगर मैं कहूं कि हम सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे थे तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगले ही पल मुझे बस एक रेत की बोरी जितना बड़ा मुक्का अपनी तरफ आता दिखाई दिया और उसके बाद मेरी एक आंख पैंडा आई बन चुकी थी। क्या मैं सच में बदल गया हूं? तो फिर नंबर 1 स्पेंडथ्रिफ्ट तो मैं बन जाऊंगा। नीचे खड़ा लू हुई परेशान होकर सिर खुजलाने लगा। अभी अभी घर लौटते ही मुझे स्टार टेक्नोलॉजी के दिवालिया होने की खबर मिली थी और इससे मेरे दिल में गहरा अपराध बोध भर गया। स्टार टेक्नोलॉजी का इकलौता वारिस होने के नाते उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। वहां मौजूद सारे अमीर और बड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये आखिर क्या तमाशा है? स्टार टेक्नोलॉजी को बचाना? ये मजाक कर रहा है क्या? सू यू किंग भी मुझे हैरानी से देख रही थी।
उसे लग रहा था कि बात शायद वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी, लेकिन उसके दिल में अचानक जो अजीब सी उदासी उठी थी वो आखिर क्यों थी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, इस बार मैं तुम सबकी सोच बदल दूंगा। पूरी दुनिया को बता दूंगा कि मैं कोई स्पेंडथ्रिफ्ट नहीं बल्कि एक असली जीनियस हूँ। इस बार मैं तुम सबकी सोच को चकनाचूर कर दूंगा। मेरी बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यंग मास्टर गू आखिर स्टार टेक्नोलॉजी को कैसे बचाने वाला है। फिर मैंने कहा, बहुत आसान है, पहले सारे कर्ज चुका देंगे और फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जो बहुत पैसा कमाएगा। हॉल में अचानक जोरदार हंसी गूंज उठी। बातें करना आसान है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे हैं, प्रोजेक्ट कहाँ है? लेकिन मुझे उनकी हंसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं दुनिया की हंसी का आदी हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग हमारे परिवार को पैसे उधार नहीं दोगे, इसलिए हम एक फेयर डील करेंगे। मैंने अभी हमारे परिवार की सारी संपत्ति देखी है, कुछ खाली जमीनें और प्रॉपर्टीज हैं। अब तुम लोग मार्केट प्राइस का सिर्फ 70% दो और उसी समय डील पूरी कर लो। सिर्फ कैश चाहिए। मेरी बात खत्म होते ही पूरा हॉल शांत हो गया। सब लोग आंखें फाड़कर मुझे देखने लगे। फिर अचानक कोई हंस पड़ा और अगले ही पल पूरा हॉल हंसी के समुद्र में बदल गया। सिर्फ लू हुई ही आंखों में आंसू लेकर मुझे देख रहा था। जैसी उम्मीद थी, मेरा भाई सच में महान है। बहुत सारे लोग गुगोजंग और हेयुकी की तरफ देखने लगे। दोनों इतने शर्मिंदा थे कि जमीन में गड़ जाना चाहते थे। अगर संभव होता तो शायद वो मुझे बेटा मानने से इनकार कर देते। मैंने फिर कहा, मेरे माता पिता को मत देखो, यहाँ सब मेरी मर्जी से हो रहा है। जल्दी फैसला करो। ये ऑफर सिर्फ अभी के लिए है। जमीन हमेशा सबसे कीमती होती है और घर हमेशा जरूरत होते हैं। लोगों की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। मेरा दिल आखिर शांत हो गया। कैश मिल गया। स्टार टेक्नोलॉजी बच सकती है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर मैंने गू परिवार की बची हुई सारी संपत्ति बेच दी और पूरे 3 बिलियन कैश इकट्ठा कर लिया। शायद अब ये रकम काफी थी। कंपनी अकाउंट की रकम देखकर गू गोजांग लगभग रोने वाले थे। तभी कोई शैंपेन लेकर आया। यंग मास्टर गू, आप तियानहाई शहर के सबसे बड़े दानी इंसान हैं। मैंने हंसते हुए एक घूंट पिया। अंकल बाय, आप बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। मैं चैरिटी नहीं, बिजनेस कर रहा हूँ। बाय लियांग बड़ी मुश्किल से हंसी रोकते हुए बोला। समझ गया। यंग मास्टर गू देश और परिवार दोनों के लिए काम कर रहे हैं। आप एक महान इंसान हैं। मैं हंस पड़ा। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे महान कहा है। अच्छा लग रहा है। फिर मैंने सबको याद दिलाया, वैसे स्टार टेक्नोलॉजी के शेयर्स खरीदने हैं तो जल्दी खरीद लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हंसते हंसते पेट पकड़कर सुलुओं से विदा लेने लगे। अब और नहीं रुक सकते, नहीं तो इस स्पेंडथ्रिफ्ट की वजह से हंस हंस कर मर जाएंगे। जब लोग लगभग जा चुके थे और हमारा परिवार भी जाने वाला था, तभी सुयुकिंग अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई। वैसे भी ये पहली बार नहीं था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें सच में पैसों की इतनी जरूरत है? मैंने सिर हिलाया। लगभग स्टार टेक्नोलॉजी की हालत बहुत खराब है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। उसने चिंता से कहा, लेकिन मैंने पापा से सुना है कि समस्या सिर्फ पैसों की नहीं है। क्या ऐसा करने से कुछ होगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं स्टार टेक्नोलॉजी को पूरी इंसानियत की रोशनी बना दूंगा। सुयुकिंग ने प्यारा सा आई रोल किया। काफी देर झिझकने के बाद उसने बेड साइड ड्रॉर से एक ब्लैक कार्ड निकाली। ये पिछले 2 साल की मेरी पॉकेट मनी है, शायद 60 मिलियन से थोड़ी कम होगी। पासवर्ड मेरा बर्थडे है। मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने बड़ी शर्म से कार्ड ले लिया। कितनी अच्छी लड़की है, सिर्फ 2 साल में 60 मिलियन बचा लिए। ये तो पुराने मुझसे भी अमीर निकली। फिर मैंने कहा, चिंता मत करो, असली मैरिज अग्रीमेंट में जरूर वापस दूंगा। जवाब में फिर वही आवाज आई, दफा हो जाओ। लकीली मैं इस बार तेजी से भाग गया और अपनी दूसरी आंख बचाने में कामयाब रहा। क्या इस बार संपत्ति बेचने से कैश जुटाने के अलावा मुझे 100 फेम पॉइंट्स भी मिले। पता नहीं सिस्टम ये हिसाब कैसे करता है। कई 100 मिलियन के नुकसान वाले सौदे से मिले फेम पॉइंट्स हाई स्कूल लैब के एक ऑपरेशन स्किल से भी कम थे। कार में बैठकर मैंने आखिर पूछ ही लिया, पापा क्या पैसे काफी हैं? गू गोजांग ने बेबस होकर आह भरी। आह, स्टार टेक्नोलॉजी की समस्या पैसे नहीं है। कंपनी आधे साल से रुकी हुई है, ना ऑर्डर्स हैं ना प्रोजेक्ट्स। असली समस्या यही है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और सीना ठोक कर बोला, चिंता मत करो, आप कंपनी दोबारा शुरू करो, ऑर्डर्स मैं लेकर आऊंगा। गू गोजांग समझ नहीं पाए कि क्या कहें। समझदार लेकिन पूरी तरह समझदार नहीं हुआ बच्चा सबसे ज्यादा चिंता देता है। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया। नीचे आते ही देखा कि गू गोजांग तैयार होकर बाहर जाने वाले थे। पापा, कंपनी जा रहे हो? हाँ, समय कम है। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो आखिरी बार पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं बहुत भावुक हो गया और मन ही मन कसम खाई कि एक दिन अपने पिता को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाऊंगा, ताकि बाद में वो आराम की जिंदगी जी सकें। पापा, इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी की पूरी सफाई कर देना, उन खून चूसने वालों को बाहर निकाल देना। मैंने फिर जोड़ा।
गु गोजंग होंठ सिकोड़कर मुस्कुराए। असल में मेरे कहे बिना भी वो यही करने वाले थे। जैसा कहा जाता है, मुसीबत में ही असली चेहरे सामने आते हैं। गु गोजंग अब बहुत लोगों की असलियत देख चुके थे। अगर स्टार टेक्नोलॉजी को दोबारा खड़ा करना था तो अंदर के कीड़ों को निकालना जरूरी था। और प्रोजेक्ट की चिंता मत करो पापा, अभी फिक्र मत करो। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर लेकर आऊंगा, उसके बाद आगे की योजना बनाएंगे। गु गोजंग रुक गए। बेटा, क्या तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई? जाओ और वापस जाकर थोड़ा और सो लो। मैं दुनिया की नजरों में हल्का समझे जाने का आदी हो चुका था। पापा, मेरा इंतजार करना, आज रात मैं लॉन्गवे ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट लेकर लौटूंगा। लॉन्गवे ग्रुप का नाम सुनकर गु गोजंग हंस पड़े। दुनिया की टॉप 100 कंपनी? तुम सच में बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। कंपनी पहुंचने तक गु गोजंग को अचानक याद आया कि आज तियानहाई में लॉन्गवे का टेंडर मीटिंग था। लगता था वो 2 मोबाइल फोन्स के असेंबली फैक्ट्री ढूंढ रहे थे, लेकिन मौजूदा स्टार टेक्नोलॉजी उस स्तर तक पहुंचती ही नहीं थी। उन्होंने सिर हिलाया और मेरी बात को दिमाग से निकाल दिया। दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं शेयर्ड बाइसिकल लेकर तियानहाई के रोंगवेई प्लाजा की तरफ निकल पड़ा। क्या करता, घर की सारी लग्जरी कार्स पिछली रात बिक चुकी थीं। आज टेंडर के अलावा हुआवे ग्रुप भी एक कार्यक्रम आयोजित करने वाला था। आज यहाँ एक लॉन्च इवेंट भी होने वाला था, इसलिए इस समय प्लाजा लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ इंडस्ट्री के लोग और रिपोर्टर्स दिखाई दे रहे थे। सामने इंसानों के समुद्र जैसा नजारा देखकर मेरे अंदर जोश उमड़ पड़ा। एक असली आदमी को ऊंची छोटी पर खड़ा होकर दुनिया की रौनक देखनी चाहिए। मैं अभी अपने जोश में डूबा हुआ था कि तभी बगल से एक जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार गुजरी। यंग मास्टर गु, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आने वाला लू हुई था, और जो कार वो चला रहा था वही आज सुबह मेरे गैराज से गई थी। एक बात से दिल को सुकून मिला, लू हुई ने मार्केट प्राइस से ज्यादा देकर खरीदी थी। मैं यहाँ थोड़ा काम करने आया हूँ। और तुम? मैंने पूछा। लू हुई बोला, हमारे घर वाले आज टेंडर में हिस्सा लेने आए हैं। पापा ने जबरदस्ती मुझे यहाँ दुनिया देखने भेज दिया। मेरी आंखें चमक उठीं। तो तुम्हारे पास लॉन्गवे ग्रुप का इनविटेशन लेटर है? मैं अंदर जाने का तरीका सोच ही रहा था कि तुम आ गए। लू हुई ने सिर हिलाया। हाँ, पापा ने एक दिया था, कहा था लॉन्गवे ग्रुप की टेक्नोलॉजी जाकर देखना। बहुत बढ़िया, तो मुझे भी अंदर ले चलो। मैं बहुत स्वाभाविक तरीके से अपनी पुरानी कार में बैठ गया। लू हुई घबरा गया। तुम अंदर जाकर क्या करोगे? मैंने कहा, लॉन्गवे ग्रुप से थोड़ी बात करनी है। तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं? भूल गया लाना। बाहर प्लाजा में जहां बहुत शोर था, वहीं बिल्डिंग के अंदर काफी शांति थी। आखिर टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनीज ज्यादा नहीं थीं, और क्योंकि ज्यादातर तियानहाई की कंपनीज थीं, इसलिए मुझे देखकर सब हैरान थे। यंग मास्टर गु, क्या स्टार टेक्नोलॉजी भी टेंडर में हिस्सा लेने आई है? हालांकि सब जानते थे कि यह संभव नहीं था, फिर भी किसी ने पूछ लिया। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं लॉन्गवे ग्रुप से पार्टनरशिप की बात करने आया हूँ। जहां मैं होता था वहां मजाक की कमी नहीं होती थी। तो यंग मास्टर गु, लॉन्गवे ग्रुप से कैसी पार्टनरशिप करेंगे? मैंने जवाब दिया, नई फोन सीरीज डेवलप करेंगे। उसी समय यूए शाओफे अंदर आई। उसने शोरगुल देखा और हल्का सा भौं सिकोड़ लिया। तियानहाई की कंपनीज की क्वालिटी कुछ खास नहीं लगती। तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल्स मैं देख चुकी हूँ। प्रेसिडेंट रेन हेडक्वार्टर लौट गए हैं। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर लॉन्च इवेंट होस्ट करना है, इसलिए हर कंपनी को सिर्फ 3 मिनट मिलेंगे। यूए शाओफी हमेशा की तरह तेज थी। बैठते ही उसने मीटिंग शुरू कर दी। उसे देखते ही मैं खुश हो गया। यूए शाओफी ने भी मुझे देख लिया। हालांकि उसे हैरानी हुई कि मैं यहाँ क्यों हूँ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आधे घंटे बाद उसने लैपटॉप बंद किया। रिजल्ट आने के बाद हम सभी को सूचित करेंगे। अगर किसी को लॉन्च इवेंट में रुचि है तो बाहर आपके लिए सीट्स रखी गई हैं। मैं अचानक खड़ा हो गया। शाओफे सिस्टर, 1 मिनट, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। यूए शाओफे बोली। मिस्टर गु, मुझे यूए मैनेजर कहो, जो कहना है बाद में कहना। मैंने तुरंत कहा, नहीं, बहुत जरूरी है। शाओफी सिस्टर, मैं आपको एक बड़ा खजाना दिखाना चाहता हूँ। पूरा हॉल चुप हो गया। सब लोग मुझे देखकर चुप रहे। ऑफिस में पहुंचने के बाद यूए शाओफी ने मेरी तरफ देखा। अब बोलो, आखिर क्या चाहते हो? मैंने सीधे कहा, स्टार टेक्नोलॉजी लॉन्गवे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। उसने सिर हिलाया। आधे महीने पहले ही मैंने अंकल गू से बात की थी। बैंक्रप्सी उनके लिए सबसे अच्छा नतीजा था। मैं कंपनी का फायदा छोड़कर तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैंने पूछा, शाओफे सिस्टर, ग्राफीन के बारे में जानती हो? उसने कहा, सुना है, पिछले कुछ सालों से ये रिसर्च टॉपिक बना हुआ है, लेकिन न्यू मटेरियल वाली चीजें अक्सर धोखा निकलती हैं। मैंने कहा, जो मैंने बनाया है वो असली है। सिर्फ 2 मिनट चार्ज और 5 घंटे की कॉल, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिथियम बैटरी से 3 गुना ज्यादा है। यूए शाओफी ने भौहें चढ़ाईं। शाओचेन, मुझे नहीं पता था कि पैसे उड़ाने के साथ तुम बढ़ा चढ़ाकर बातें भी करने लगे हो। मैंने बैटरी सैंपल निकाल लिया। क्या यहाँ कोई लैब है? मेरा गंभीर चेहरा देखकर यूए शाओफी ने फोन उठाया। क्या प्रोफेसर वांग कंपनी में हैं? उन्हें लैब में बुलाइए। फिर उसने कहा, छोटे भाई, तुम्हें पता है मुझे बेवकूफ बनाने का अंजाम क्या होगा। 1 घंटे बाद मैं लॉन्गवे ग्रुप की शुरुआती पार्टनरशिप अग्रीमेंट लेकर बिल्डिंग से बाहर निकला। मेरा चेहरा खुशी से चमक रहा था। लू हुई ने पूछा, यंग मास्टर गु, लॉन्गवे ग्रुप ने सच में पार्टनरशिप मान ली? मैंने कहा, बिल्कुल, वो तो खुद चाहते थे। फिर उसने पूछा, वैसे तुम्हारे चेहरे पर ये लाल निशान कैसे आया? मेरा चेहरा लाल हो गया। कुछ नहीं,
शाओफी सिस्टर ने गलती से किस कर लिया। लू हुई घबरा गया। यंग मास्टर गु, क्या मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊं? मैंने हाथ हिलाया। नहीं, मुझे घर छोड़ दो। लॉन्ग वे ग्रुप का लॉन्च इवेंट बहुत सफल रहा। लॉन्च इवेंट से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी यूए शाओफी की घोषणा में थी। लॉन्ग वे ग्रुप और स्टार टेक्नोलॉजी मिलकर एक युग बदल देने वाला फोन बनाएंगे। एक टॉप कंपनी और एक दिवालिया होने वाली कंपनी की पार्टनरशिप ने पूरे तियानहाई को हिला दिया। गु गोजांग को इस बात का पता तब चला जब शेयर होल्डर्स उनके ऑफिस में बधाई देने पहुंचे। ओल्ड गु, तुमने ये ट्रम्प कार्ड छुपा कर रखा था? ओल्ड गु, इतने सालों की दोस्ती के बाद भी तुमने लॉन्ग वे ग्रुप वाली बात छुपा ली? गु गोजांग पूरी तरह चुप थे। क्या ये वही लोग थे जो कुछ महीने पहले उनसे मिलना तक नहीं चाहते थे? थोड़ी देर बाद वही लोग गुस्से में चिल्लाने लगे। गु गोजांग, लॉन्ग वे ग्रुप से जुड़ गए तो क्या हुआ? उनकी कंडीशंस बहुत कठिन हैं। गु गोजांग ने कुछ नहीं कहा। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मैं लैपटॉप पकड़े कुछ कर रहा था। असल में मैं अपनी क्षमता जांच रहा था। सिस्टम कहता था कि 6 बेस पॉइंट्स ही जीनियस बनने के लिए काफी हैं, लेकिन मुझे खुद देखना था। मैंने खुद टेस्ट करने का फैसला किया। आज का काम भी अच्छे से हो गया था, इसलिए घर लौटते ही मैंने खुद को परखना शुरू कर दिया और नतीजों ने मुझे बेहद संतुष्ट कर दिया। मैंने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की कई कंपटीशन लेवल प्रॉब्लम्स निकाली, लेकिन उन्हें हल करना मेरे लिए बिल्कुल आसान था। मुझे जरा भी कठिनाई महसूस नहीं हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज मेरी लैंग्वेज एबिलिटी थी। चाहे किसी भी जगह की भाषा या लिखावट हो, बस एक बार सुनते या देखते ही मैं उसे समझ सकता था। इतना जबरदस्त था। मैं सिर उठाकर जोर से हंस पड़ा। तो जीनियस होना इतना मजेदार एहसास होता है। तुम्हें क्या हो गया? गु गोजांग मुझे चिंता से देखने लगे। क्या तुम आज सच में लॉन्ग वे ग्रुप गए थे? कहीं उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? उन्हें देखते ही मैंने लैपटॉप बंद किया और शांत चेहरा बनाते हुए अपने नीचे से एक मुड़ा तुड़ा डॉक्यूमेंट निकाला। मैंने पेपर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप क्या कह रहे हो? लॉन्ग वे ग्रुप मुझे क्यों परेशान करेगा? ये उनके साथ पार्टनरशिप का शुरुआती अग्रीमेंट है। पहले इसे देख लो। 3 दिनों के अंदर जाकर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना। गु गोजांग के चेहरे पर काली लकीरें पड़ गईं। इतनी जरूरी चीज तुम अपने नीचे दबाकर बैठे थे? लेकिन मुझे डांटने का वक्त नहीं था। उन्होंने तुरंत अग्रीमेंट देखना शुरू कर दिया। बस एक बार पढ़ते ही उन्होंने ठंडी सांस खींच ली। ये सच में पार्टनरशिप थी, ना ओईएम, ना आउटसोर्सिंग, बल्कि बराबरी की पार्टनरशिप। ये कैसे संभव है? उन्होंने घबरा कर पूछा। ये अग्रीमेंट किसने साइन किया? मैंने जवाब दिया, शाओफी सिस्टर। नाम तो ऊपर लिखा है। वैसे शाओफी सिस्टर अब ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट बन गई है। लगता है यूए परिवार सच में उन्हें अगला सक्सेसर बनाने वाला है। गु गोजांग अब भी समझ नहीं पा रहे थे। यूए शाओफी जैसी चालाक लड़की, जिससे मैं भी डरता हूँ, उसने तुम्हारे साथ ये अग्रीमेंट क्यों किया? बेटा, कहीं उसने तुम्हें किसी शर्त के लिए मजबूर तो नहीं किया? मैं तुरंत चिढ़ गया और लैपटॉप उनकी तरफ बढ़ा दिया। आप क्या सोच रहे हो? क्या आपका बेटा शरीर बेचने वाला इंसान लगता है? मैंने इसके बदले ये टेक्नोलॉजी दी है, स्टार टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करेगी और अगला फ्लैगशिप फोन साथ में डेवलप करेगी। इससे स्टार टेक्नोलॉजी का नाम फिर से चमकेगा। गु गोजांग कुछ नहीं बोले। वो पूरी तरह ग्राफीन बैटरी की एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट में डूब चुके थे। पूरे आधे घंटे बाद उन्होंने सिर उठाया, लेकिन उनके चेहरे पर शॉक साफ दिखाई दे रहा था। इस रिपोर्ट का असर लॉन्ग वे ग्रुप वाली पार्टनरशिप से भी ज्यादा था। अब उन्हें समझ आ गया कि यूए शाओफी ने ये डील क्यों साइन की थी। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद शरीर बेचकर भी ये डील कर लेता। वो तुरंत मेरे कमरे में भाग कर आए। बेटा, ये चीज तुम कहाँ से लाए? कहीं तुमने सिटी ग्रुप नेशनल लैबोरेटरी लूट तो नहीं ली? मैं तुरंत नाराज हो गया। पापा, मैंने कभी आपकी पैसे कमाने की क्षमता पर शक नहीं किया, तो आप मेरी जीनियस एबिलिटी पर शक कैसे कर सकते हो? ये मैंने खुद बनाया है। गु गोजांग के लिए ये आज की सबसे पागल कर देने वाली बात थी। उन्हें नहीं पता था मैंने ये कैसे किया, लेकिन वो उत्साह में कमरे में चक्कर काटने लगे। काफी देर बाद वो शांत हुए और अचानक चिल्लाए, बेटा, हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे। इतनी अच्छी चीज लॉन्ग वे ग्रुप को फ्री में शेयर कैसे कर दी? मैंने गर्व से कहा, क्योंकि मेरे अंदर देशभक्ति का दिल है। पापा, चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक छोटा खिलौना है। 2 साल के अंदर इससे भी बेहतर चीज आ जाएगी। हम बिल्कुल नुकसान में नहीं हैं और इससे हमारी ईमानदारी भी दिखेगी। लॉन्ग वे ग्रुप भी हमें दिल से सपोर्ट करेगा और स्टार टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ेगी। भविष्य में स्टार टेक्नोलॉजी सिर्फ फोन नहीं बनाएगी, क्वांटम कंप्यूटर, स्पेस शटल, इंटरस्टेलर बैटलशिप, प्लैनेट इंजन, हम सब बनाएंगे। कई मैं अपना सपना सुनाता रहा। गु गोजांग पूरी तरह चकरा चुके थे। अच्छे बेटे, तुम सच में बहुत आगे निकल गए। मैं सोच रहा था कुछ पैसे बचाकर तुम्हें किसी साधारण यूनिवर्सिटी में भेज दूं, लेकिन अब मुझे तुम्हारे लिए बड़ी यूनिवर्सिटी खरीदनी पड़ेगी। मैं हंस पड़ा। मेरे जैसा अल्टीमेट जीनियस क्या पैसे देकर पढ़ाई करेगा? तभी अचानक डींग, सिस्टम की आवाज आई। नया मिशन आ चुका था। होस्ट अभी 18 साल से कम उम्र का बच्चा है। यूनिवर्सिटी जाओ और अपनी प्रतिभा दिखाओ। अपने समय के सभी जीनियस को कुचल दो। मिशन, चिंगबे एकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम पास करो और हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाओ। रिवॉर्ड, 10,000 फेम पॉइंट्स, 1 चार्म पॉइंट,
फ्रेशमैन गिफ्ट पैक और 2 कूपन्स। उधर गुगोजंग कुछ यूनिवर्सिटीज चुन रहे थे। तियानहाई फिनेंस यूनिवर्सिटी घर के पास थी लेकिन बहुत महंगी थी। क्योटो यूनिवर्सिटी दूर थी लेकिन कीमत ठीक थी। सीजिंग यूनिवर्सिटी भी अच्छी थी। तभी मैंने उन्हें रोक दिया। मैं चिंगबे एकेडमी जाऊंगा। गुगोजंग एकदम जम गए। चिंगबे एकेडमी चाइना की नंबर 1 और दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटी थी। वहां जाने वाले लोग असली जीनियस होते थे। हर साल लाखों लोग कोशिश करते लेकिन सिर्फ 500 लोग चुने जाते थे। अगर पहले वाली बात होती तो गुगोजंग मुझे तुरंत रोक देते, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। मैं ग्राफीन बैटरी जैसी चीज निकाल चुका था। शायद जीनियस के लिए यह असंभव नहीं था। उनकी एक ही चिंता थी, इनविटेशन लेटर कहाँ से मिलेगा। उन्होंने सोचना शुरू किया कि शायद ग्राफीन बैटरी लेकर चिंगबे के प्रोफेसर से बात करनी चाहिए। लेकिन तभी मैंने कहा, पापा शायद आपने गलत समझा। मैं चिंगबे जाऊंगा और पूरी ईमानदारी से एग्जाम देकर जाऊंगा। गुगोजंग की आंखें फैल गईं। बेटा, तुम्हें पता है वो एग्जाम कितना कठिन होता है? हर सब्जेक्ट में टॉप होना पड़ता है। पापा जानते हैं कि तुम अभी बहुत अच्छे हो। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स जैसी चीजों में तुम अच्छे हो सकते हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? कर पाओगे? आप मेरे जीनियस टैलेंट पर शक कर रहे हो? बचपन से अब तक मैंने कौन सा एग्जाम खराब दिया है? गुगोजंग ने सिर हिलाया। लेकिन समस्या ये है कि बचपन से अब तक तुम स्पेंड थ्रिफ्ट की तरह रहे हो। तुमने कितने एग्जाम दिए ही हैं? हर बार रिजल्ट आने से पहले ही छुट्टी मनाने चले जाते थे और चिंगबे एकेडमी के इनविटेशन लगभग खत्म हो चुके हैं। मैं कहाँ से लाऊं? मैं हल्का मुस्कुराया। पापा, क्या आप मेरी पहचान भूल गए? मैं ओवरसीज स्टूडेंट हूँ। जो इनविटेशंस खत्म हुए हैं वो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के हैं। ओवरसीज वाले शायद अभी भी होंगे। सेंट डी हाई स्कूल फ्लावर फ्लैग कंट्री का टॉप स्कूल है। मैं वहाँ पढ़ाई और व्यवहार दोनों में अच्छा हूँ। मुझे एक इनविटेशन तो मिलना ही चाहिए। गुगोजंग के दिल में झटका लगा। ये लड़का सच में बर्बादी के नए तरीके ढूंढता रहता है। तो तुम सच में एग्जाम देना चाहते हो? मुझे जरूर देना है। गुगोजंग ने सिर हिलाया। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, ज्यादा प्रेशर मत लेना। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आदत डाल चुका हूँ। मैंने बेबसी से सिर हिलाया। जीनियस बनने का रास्ता वाकई लंबा और मुश्किल होता है। बेटे से पढ़ाई की बात करने के बाद गुगोजंग कमरे से निकल गए। उन्हें लॉन्गवे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप डिटेल्स, कंपनी सुधार और कई काम देखने थे। इस दौरान वो बहुत व्यस्त हो गए, जबकि मैं काफी आराम में था। चिंगबे के पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखकर मुझे चैन मिला। बस इतने सवाल ये जीनियस चुनने के लिए हैं? अगले कुछ दिनों में मैं भी खाली नहीं बैठा। अपनी कंप्यूटर स्किल्स से मैं हैकर वर्ल्ड में अचानक मशहूर हो गया। अफसोस, मैंने असली नाम इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए फेम पॉइंट्स नहीं मिले। लेकिन मैं ये फेम के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए कर रहा था। हालांकि मैंने फैसला कर लिया था कि सिस्टम अपग्रेड के लिए सिर्फ फेम इस्तेमाल करूंगा, लेकिन पॉकेट मनी तो कमानी ही थी। मैंने ब्लैक गोल्ड, एली और पेंगुइन जैसी इंटरनेट कंपनीज के लिए कुछ बड़े सिक्योरिटी लूपहोल्स ठीक किए और कुल 20 मिलियन कमीशन कमाया। साथ ही दोनों कंपनीज का हैकर कंसल्टेंट भी बन गया। कहना पड़ेगा, ये इंटरनेट जायंट सच में बहुत अमीर हैं, तभी तो इतने लोग कंप्यूटर सीखते हैं। हैकर वर्ल्ड में मेरी कहानी तेजी से फैल गई। सभी एक्सपर्ट्स मुझे आइडल मानने लगे और प्यार से डॉग गॉड बुलाने लगे। मैं हर दिन घर में कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था, जिससे ही यूकी बहुत परेशान थी। न पैसे मांगता है, न बाहर जाता है, बस कंप्यूटर पकड़े रहता है। ये हमारा बेटा है भी या नहीं? लेकिन मैं समझाने में आलस करता था। दूसरी तरफ गुगोजंग इतने व्यस्त थे कि सोने का समय तक नहीं था। आखिरकार चिंगबे एकेडमी एग्जाम का दिन आ गया। मैं 2 पेन्स लेकर शेयर्ड बाइसिकल पर बैठा और एग्जाम सेंटर की तरफ निकल पड़ा। अनाउंसमेंट के मुताबिक ओवरसीज स्टूडेंट्स समेत तियानहाई में सिर्फ 300 इनविटेशन दिए गए थे। लेकिन तियानहाई हाई स्कूल पहुंचते ही मैं चौंक गया। वहां तो इंसानों का समंदर था। 300 नहीं, 3000 से भी ज्यादा लोग थे। स्कूल में छुट्टी भी नहीं थी। तभी सड़क पर मुझे लूहोई मिला और उसने मेरी परेशानी दूर कर दी। यंग मास्टर गू, सुना था कि तुम चिंगबे एग्जाम देने वाले हो, लेकिन यकीन नहीं था। तुम हमेशा बर्बादी के नए तरीके कैसे ढूंढ लेते हो? मैंने आसमान की तरफ देखते हुए आह भरी। 10 साल की बनी हुई इमेज इतनी जल्दी नहीं बदलती। मैंने पूछा, तो तुम भी एग्जाम देने आए हो? लूहुई ने सिर हिलाया। मैं इतना बहादुर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ लक लेने आया हूँ। पापा ने कहा, यहाँ एग्जाम देने वाले सब एग्जाम गॉड्स हैं। अगर थोड़ा लक मिल गया तो अगले महीने कॉलेज एग्जाम में काम आ जाएगा। मैंने कहा, तुमने सच में अच्छी प्लानिंग की है, लेकिन यहाँ लक लेने वाले बहुत ज्यादा हैं। हम तो सिर्फ 300 लोग हैं, शायद तुम्हें हिस्सा न मिले। लूहोई ने मुझे घूरा। यंग मास्टर गू, तुम काउंट नहीं होते। तुम्हें देखकर तो लगता है आज लक भी नहीं मिलेगा। फिर उसने पूछा, वैसे हमारे घर को लॉन्गवे ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। आगे स्टार टेक्नोलॉजी से काफी काम रहेगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोगों ने लॉन्गवे ग्रुप से कनेक्शन कैसे बनाया? मैंने तुरंत कहा, क्या मतलब कनेक्शन? वो खुद हमसे पार्टनरशिप करने आए थे। स्टार टेक्नोलॉजी की असली ताकत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। लूहुई ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। फिर धीरे से बोला, यंग मास्टर गू, क्या वो रूमर सुना? सर्कल में सब कह रहे हैं कि यूए शाओफेई तुम्हें पसंद करती है। उसने 7 दिन और 7 रात तुम्हारे साथ बिताए, तभी लॉन्गवे ग्रुप ने स्टार टेक्नोलॉजी को बचाया। मैं तुरंत गुस्से से फट पड़ा। कौन बेवकूफ ऐसी बातें फैला रहा है? क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? मैं आत्मा बेच सकता हूँ लेकिन शरीर नहीं, लूहुई बोला।
भाई मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन इतने दिन से तुम दिखे नहीं और मानना पड़ेगा तुम्हारा चेहरा रिच लेडीज को पसंद आने वाला है। सच में पहले ही मैं रिच विमेन फेवरेट लिस्ट में ऊपर रहता था, अब सिस्टम ने चार्म बढ़ा दिया था तो हालत और खतरनाक हो गई थी। यहाँ तक कि लू हुई को भी मैं हैंडसम लगने लगा था। मैं रोने जैसा हो गया। मैं घर में पैसे कमा रहा था। लू हुई ने दुखी होकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं समझता हूँ भाई, तुमने बहुत मेहनत की है, मुझे भी अब पैसे बर्बाद करने में लिमिट रखनी चाहिए। दफा हो। मैंने उस मोटे को लात मार दी और स्कूल के अंदर एग्जाम हॉल ढूंढने चला गया। वहां मुझे एक और पहचान वाली लड़की मिली, सू यू किंग। वो मेरी तरह आखिरी समय में इनविटेशन लेने वाली नहीं थी। वो हमेशा टॉप स्टूडेंट रही थी, वही जिसे लोग दूसरों का बच्चा कहते हैं। मुझे देखकर पहले वो खुश हुई, फिर गुस्सा, फिर उदास और आखिर में आह भर दी। लेकिन मुझे उसके मन की बातें नहीं पता थीं। मैं हंसकर बोला, यू किंग, तैयारी कैसी है? तुम्हारी क्षमता से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 साल बाद लगता है हम फिर क्लासमेट्स बनेंगे। चिंता मत करो। बचपन में मैं तुम्हें तंग करता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सू यू किंग को खुद नहीं पता था कि वो किस बात पर नाराज थी, मेरी बेवकूफ़ी पर, मेरे मजाक पर या उन रूमर्स पर। उसने गुस्से में पैर पटका और एग्जाम हॉल में चली गई। जाते जाते बस एक बात बोली, अच्छे से एग्जाम देना, कम से कम अगले महीने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस समझ लेना। चिंगबे के बाद अगला एग्जाम सामान्य स्टूडेंट्स का था। इतनी हल्के में ले रही हो? यूनिवर्सिटी में अगर कोई सवाल नहीं आया तो रोते हुए मेरे पास मत आना। उस समय अगर 10-80 मिलियन नहीं दोगी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। गुचेन, जरा सीरियस हो जाओ, ठीक है? अगले हफ्ते यूनिफाइड एग्जाम है। क्या तुम्हें यान्डू जाकर पढ़ना नहीं है? मुझे फिर सिर्फ खुद को देखते हुए और पढ़ाई पर ध्यान न देते देख सुयुकिंग फिर गुस्से से भर गई। लड़के हमेशा इतने नासमझ क्यों होते हैं? अगर तुम भविष्य में भी मुझे ऐसे ही देखते रहना चाहते हो तो अभी मेहनत करो, नहीं तो हम आगे साथ कैसे रहेंगे? मैंने मुंह के कोने की लार पोंछी। मैं बहुत सीरियस हूँ युकिंग, तुम बहुत सुंदर हो। मैं बस थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका बैठा था। सो युकिंग पूरी तरह बेबस हो गई। इस बेवकूफ का क्या करूं? अगर तुम यान्डू की यूनिवर्सिटी में एडमिट नहीं हुए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बाद में हम बहुत लंबे समय तक मिल भी नहीं पाएंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, कल चिंगबई रिजल्ट आने वाला है ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा। मैं जरूर तुम्हारे साथ चिंगबई जाऊंगा। वैसे मुझे कौन सा मेजर लेना चाहिए? क्यों ना तुम्हारे साथ मेडिकल कॉलेज में आ जाऊं, इससे मैं तुम्हारी रक्षा भी कर पाऊंगा। कहीं कोई बेवकूफ तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। सू युकिंग गुस्से से बोली, गुचेन, मैंने तुमसे कहा ना, सपने देखना बंद करो और रियलिटी में आओ। धत, गुस्से में भी इतनी सुंदर कैसे लगती है? भगवान सू युचिंग पर सच में बहुत मेहरबान है। इसी बीच जब ये छोटा कपल तनाव में पढ़ाई कर रहा था, इंटरनेट पर चिंगबे फोरम रिजल्ट को लेकर पागल हुआ पड़ा था। एग्जाम खत्म होने के बाद भी उसकी चर्चा खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस बार के सवालों को इतिहास का सबसे कठिन पेपर कहा जा रहा था। चिंगबे के सीनियर स्टूडेंट्स तक उसे समय पर खत्म नहीं कर पाए थे। बहुत लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस बार जो पास भी हो जाएगा वो चिंगबे में जा सकता है। पिछले सालों में 70% से ज्यादा लाना पड़ता था, क्योंकि एग्जाम देने वाले सब टॉप स्टूडेंट्स होते थे। लेकिन इस बार 70% स्कोर टॉप 100 में पहुंचा सकता था। 80% वाले सेंट कैंडिडेट बन सकते थे और 90% लोगों को लगता था इस साल कोई नहीं ला सकता। फोरम एडमिन ने सीधे पोस्ट कर दिया, इस साल का सेंट चिंगबे के इतिहास का सबसे मूल्यवान सेंट होगा। इस वजह से पूरे देश की नजर इस साल के सेंट पर टिक गई थी। जिन प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को पहले सेंट बनने का दावेदार माना जा रहा था, उन्हें लगातार मीडिया परेशान कर रहा था। बस एक अफसोस था, कोई भी सू युकिंग को नहीं ढूंढ पाया। तियानहाई के मीडिया को क्या पता था कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो हर दिन मुझे पढ़ाने आती थी। अरे, तियानहाई में कोई स्टूडेंट नहीं था जिसने एग्जाम जल्दी खत्म करके कहा था कि पेपर आसान था और फुल मार्क्स आएंगे। वो सेंट नहीं हो सकता। नीचे किसी ने जवाब दिया, भाई ज्यादा मत पियो, वो तियानहाई का मशहूर स्पेंडथ्रिफ्ट है, पढ़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं, इनविटेशन भी पैसे देकर खरीदा है। सेंट? मजाक मत करो। इंटरनेट पर बहस चल रही थी, लेकिन मेरी तरफ सब शांत था। इतनी साफ चीज में चर्चा कैसी? मैंने तो चीट कार्ड से एग्जाम दिया था। अगर इसके बाद भी सेंट नहीं बना तो सिस्टम की मेहनत बेकार जाती। आज सू युकिंग रिजल्ट देखने वाली थी, इसलिए उसने मुझे छुट्टी दे दी थी ताकि मैं आराम से सो सकूं। सोच रहा था मेरा नाम देखकर उसका चेहरा कैसा होगा। डिंग, बधाई हो होस्ट, मेन मिशन पूरा हुआ। फुल मार्क्स के साथ चिंगबे एकेडमी में एडमिशन सफल रहा। रिवॉर्ड जारी किया जा चुका है। चाइना की नंबर 1 एकेडमी में प्रवेश करके अपनी नई लेजेंड शुरू करो। मैं सिस्टम की आवाज से जाग गया। मेन इंटरफेस खोला। होस्ट गुचेन, मैन्युफैक्चरिंग लेवल 2, फेम थॉर्न 500, वेल्थ 28.62 मिलियन, अपीयरेंस 90, बेसिक साइंस एबिलिटी मैथ 61, फिजिक्स 60, केमिस्ट्री 60, बायोलॉजी 60, इंफॉर्मेशन 60, लैंग्वेज 1000। 10,000 से ज्यादा फेम देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेन क्वेस्ट सच में कमाल की चीज थी। एक एग्जाम और सीधा 10,000 फेम।
मतलब बेसिक सब्जेक्ट्स में 10 पॉइंट पढ़ सकते थे। अगर ऐसे कुछ और क्वेस्ट मिले तो मजा आ जाएगा। खुश होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इतने फेम का मतलब साफ था। फुल मार्क्स सेंट बनने की वजह से मेरी पहचान बहुत बड़ी होने वाली थी। मैं तेजी से नीचे भागा। हियूकी लंच बना रही थी। पापा कहाँ हैं? ऑफिस गए हैं। क्या हुआ? हियूकी हैरान थी। मैंने कहा, मुझे उन्हें कॉल करना होगा। आज शायद कंपनी के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाएं। सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। घर में भी लोग आ सकते हैं। हियूकी घबरा गई। बेटा, आखिर हुआ क्या? मैं हंस पड़ा। माँ, आज चिंगबे रिजल्ट डे है। हाँ, लेकिन उससे हमारा क्या लेना? हियूकी कुछ समझ नहीं पाई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सामान्य परफॉर्मेंस दी है, फुल मार्क्स आए हैं और मैं सेंट बन गया हूँ। फिर मैं हंसते हुए बोला, ठीक है, पहले जाकर देखूं यूकिंग के कितने मार्क्स आए। मैं फिर ऊपर भाग गया और हे यूकी वहीं खड़ी रह गई। उसका बेटा गुचेन चिंगबे का फुल मार्क्स सेंट, ये कैसा मजाक था। दूसरी तरफ सु यूचिंग के घर में वो भी भूत देखने जैसा चेहरा लेकर रिजल्ट लिस्ट को घूर रही थी। ये कैसे संभव है? क्या मेरी आंखें खराब हो गईं या चिंगबे का सिस्टम खराब हो गया? फुल मार्क्स पेपर कई बार जांचे जाते थे, यहाँ तक कि सीसीटीवी भी देखी जाती थी। गलती की कोई संभावना नहीं थी। दूसरी तरफ लिन परिवार में लिन चुरन जमीन पर बैठी थी। उसे मेरे साथ की शर्त याद आ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। खत्म। अब मुझे सच में उससे कन्फेस करना पड़ेगा। क्या मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का आदमी छीनने वाली बुरी औरत बन जाऊंगी? गुचेन सच में बहुत बड़ा कमीना है। उधर गु गोजांग मीटिंग रूम में बैठे थे और मेरी बनाई पेटेंट मैनेजमेंट कंपनी की योजना पर चर्चा कर रहे थे। तभी कोई भागता हुआ आया। प्रेसिडेंट गु, कंपनी के बाहर बहुत सारे मीडिया आ गए हैं। तिनहाई टीवी भी आया है। लॉबी भर चुकी है। सब आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तक मांग रहे हैं। गु गोजंग चौंक गए। फिर अचानक उनका चेहरा बदल गया। कहीं ग्राफीन बैटरी की बात लीक तो नहीं हो गई? लेकिन अभी तो सिक्योरिटी टेस्टिंग चल रही है। लॉन्ग वे खुद से बात बाहर नहीं करेगा ना? अब नीचे के रिपोर्टर्स जाने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सिर्फ एक बात कह रहे थे, उन्हें गु गोजंग से मिलना है। प्रेसिडेंट गु, इंटरव्यू फाइनल कर दीजिए और उन्हें पहले रिसेप्शन रूम में बैठने को कह दीजिए। रिपोर्टर्स किस बारे में बात करना चाहते हैं? स्टार टेक्नोलॉजी अभी अभी बैंक्रप्सी क्राइसिस से निकली है। अभी तो सब खाली खाली है। नीचे बहुत शोर था, इसलिए जल्दी में ऊपर रिपोर्ट देने आया और ठीक से पूछ नहीं पाया। लगता है यंग मास्टर गु से जुड़ा मामला है। कह रहे हैं कि यंग मास्टर गु कोई सेंट बन गए हैं। क्या क्या? गु गोजंग और मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग शॉक में छोटी सेक्रेटरी की तरफ देखने लगे। श्याओहोंग, तुमने क्या कहा? सेंट? गु गोजंग की आवाज कांप गई। उस स्पेनथ्रिफ्ट बेटे की बात सच निकली? वो सच में चिंगबे में घुस गया और सेंट भी बन गया? प्रेसिडेंट गु, अभी सर्च करके देख लेते हैं। एक युवा मैनेजर ने तुरंत लैपटॉप खोला। गु गोजंग स्क्रीन के सामने पहुंच गए। फर्स्ट रैंक तिनहाई सिटी, गुचेन 350 मार्क्स। मैनेजर ने पूछा, प्रेसिडेंट गु, तिनहाई में यंग मास्टर गु नाम का कोई और इंसान भी है? सच में यंग मास्टर गु ही है? गु गोजंग के एक भरोसेमंद आदमी ने चिल्लाकर कहा। जब मैं इनविटेशन लेटर खरीदने गया था तब यही नाम था। क्योंकि देर हो गई थी इसलिए एग्जाम नंबर भी पीछे मिला था। गु गोजंग सिर उठाकर जोर से हंस पड़े। हा हा हा, मुझे पता था गुचेन मुझे निराश नहीं करेगा। चिंगबे ही तो है, आराम से जीत लिया। बधाई हो, यंग मास्टर गु सेंट बन गए। उनका भविष्य असीमित है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट गु। यंग मास्टर गु ने परिवार का नाम रोशन कर दिया। प्रेसिडेंट गु, कुछ सेलिब्रेशन होना चाहिए। गु गोजांग बेहद खुश थे। बिल्कुल सेलिब्रेशन होगा। शाओहोंग, अनाउंसमेंट कर दो। मेरे बेटे के चिंगबे में एडमिट होने की खुशी में स्टार टेक्नोलॉजी के सभी एम्प्लॉयज को 3 दिन की छुट्टी और डबल सैलरी मिलेगी और इस महीने परफॉर्मेंस बोनस में 20% एक्स्ट्रा। शाओहोंग खुशी से उछल पड़ी। प्रेसिडेंट गु अमर रहें। लॉन्गवे प्रोजेक्ट टीम वाले लोग जलन से देख रहे थे, लेकिन स्टार टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉयज जानते थे कि वो हाल के दिनों में कितने व्यस्त थे। अब 3 दिन की छुट्टी उनके लिए सूखे में बारिश जैसी थी। प्रेसिडेंट गु, लॉन्गवे प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। 3 दिन की छुट्टी ज्यादा नहीं हो जाएगी? गु गोजंग ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, मैं यूए शॉफी से खुद बात कर लूंगा। जब यूए परिवार को पता चलेगा कि मेरा बेटा चिंगबे में घुस गया तो उनके चेहरे देखने लायक होंगे। गु परिवार और यूए परिवार की पहचान हियूकी की वजह से थी। यूए परिवार के कई लोग गु गोजंग और मुझे पसंद नहीं करते थे, खासकर क्योंकि मैं स्पेंडथ्रिफ्ट था। लेकिन यूए शाओफेई अलग थी। वो सिर्फ चेहरे देखती थी। उसे मैं पसंद था, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने कितना पैसा उड़ाया है। वो हमेशा मुझे बहुत प्यार करती थी। इसी वजह से जब लॉन्गवे ग्रुप ने स्टार टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की थी तभी अजीब अजीब रूमर्स फैलने लगे थे। लेकिन अगर मैं यूए परिवार में शादी करना चाहता तो उनके रूल्स के हिसाब से ये लगभग असंभव था, खासकर अब जब यूए शाओफी को अगली सक्सेसर बनाया जा रहा था। ऐसे में मेरे जैसे छोटे किरदार को कोई नहीं चुनेगा। हालांकि यूए शाओफी का सीक्रेट पपी बनना अलग बात थी। अगर ज्यादा उछल कूद ना करूं तो बड़े लोग ऐसी बातों की परवाह नहीं करते। गु गोजंग अभी यूए शाओफी को मेरे चिंगबे एडमिट होने की बात बताकर शेखी मारने की सोच रहे थे, लेकिन यूए शाओफी को ये बात पहले से पता थी। उस छोटे शरारती लड़के को याद करके जो हर बार उसके पीछे घूमता था और पॉकेट मनी मांगता था, उसे आज भी अजीब लग रहा था। वो लड़का चिंगबे तक पहुंच गया।
खुशी और गर्व के बाद उसके होंठों पर शरारती मुस्कान आई। फुल मार्क्स सेंट, और सबसे कठिन साल का सेंट। छोटे भाई, जब लोग तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड खो देंगे तब असली मजा आएगा। और सच में यूए शॉफे की सोच सही निकली। सवाल उससे भी पहले और ज्यादा तेज आने लगे। गू परिवार के विला के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां मीडिया था, मेरे क्लासमेट्स थे, माता पिता के दोस्त थे और नेशनल एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स भी लक लेने आए थे। अगर यहाँ सिक्योरिटी मजबूत ना होती और मैंने पहले से इंतजाम ना किया होता तो ये लोग घर में घुस जाते। ऐसे मौके में कभी नहीं छोड़ता। गू चेन छिपने वालों में से नहीं था, इसलिए मैंने आराम से नहाकर अच्छे कपड़े पहने, खुद को अच्छे से तैयार किया और 7-8 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ गेट की तरफ चला गया। गू चेन बाहर आ गया, कुछ लड़कियां चिल्ला उठीं। वाह, यही सेंट है, कितना हैंडसम है। पागल मत बनो, ऐसे रिच सेकंड जनरेशन लड़के तुम्हें नहीं मिलते। सुना है उसे लॉन्गवे ग्रुप की प्रिंसेस ने रख लिया है। आह, कितना अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि मैं फिर से अनजाने में लड़कियों का दिल तोड़ चुका था। गेट तक पहुंचते ही रिपोर्टर्स झुंड की तरह टूट पड़े। अगर इलेक्ट्रिक गेट ना होता तो शायद मुझे जिंदा खा जाते। स्टूडेंट गू, सेंट बनने पर आपकी क्या भावना है? इतना मुश्किल पेपर फुल मार्क्स से कैसे किया? सुना है आपने 2 साल विदेश में पढ़ाई की। क्या इससे साबित होता है कि विदेश की एजुकेशन बेहतर है? यंग मास्टर गू, मैं ट्यान्यू मीडिया से हूँ। हमारे यंग मास्टर आपके अच्छे दोस्त हैं। इंटरव्यू मिलेगा? मैंने गला साफ किया और हाथ उठाया। सब लोग शांत हो जाइए। हमारी सोसाइटी के अंदर एक छोटा स्क्वायर है, वहाँ सीट्स, टी और ड्रिंक्स रखे हैं। आराम से बात करेंगे। सबके दिल गर्म हो गए। कितना अच्छा इंसान है, बिना बुलाए आने पर भी उनका ख्याल रखा। लेकिन अगले ही पल मैंने कहा, लेकिन जगह सीमित है, कुल 25 सीट्स हैं, एंट्री फी 10,000 प्रति व्यक्ति, हर मीडिया हाउस से सिर्फ 2 लोग। मैंने पेमेंट कोड निकाल लिया, बस स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। सारे रिपोर्टर्स वहीं जम गए। धत्त तेरे की, ऐसा भी होता है? क्या ये स्पेंडथ्रिफ्ट नहीं था, अब ईमानदार लोगों को लूटने लगा? किसी रिपोर्टर ने गुस्से में कहा। यंग मास्टर गू, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं हंस पड़ा। चिंगबेई सेंट का पहला पब्लिक इंटरव्यू, सिर्फ 10,000 में। अगर ये बाहर गया तो लोग मुझे फिर स्पेंडथ्रिफ्ट कहेंगे। जल्दी करो, सिर्फ 25 ही सीट्स हैं, जो नहीं आना चाहते चले जाएं। एक सेल्फ मीडिया वाला रिपोर्टर गुस्से में बोला। धत्त, एक रिच सेकंड जनरेशन ऐसे पैसे बना रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। चलो यहाँ से, मैं खुद कहानी बना लूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, आप ऑनलाइन कुछ भी लिख सकते हो। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फेक चीजें थोड़े समय की ट्रैफिक देती हैं। अगर इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक रहना है तो थोड़ा जमीर भी रखना पड़ता है। सही कहा ना? नकली चीज असली चीज की बराबरी कैसे कर सकती है? फिर से याद दिला रहा हूँ, ये चिंगबेई सेंट का पहला पब्लिक ग्रुप इंटरव्यू है। अगर मौका चूक गए तो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। कुछ बड़ी मीडिया कंपनीज मेरी बात समझ गईं। उन्होंने तुरंत अपने बॉस को बजट के लिए कॉल करना शुरू कर दिया। कुछ ने तो पहले खुद पैसे दिए और सीधे क्यूआर कोड स्कैन कर दिया। एक बड़ा आदमी आगे आकर क्यूआर कोड स्कैन करने लगा। ये देखकर मेरा दिल धड़क गया। धत्त, पहले मार्केट प्राइस पता कर लेना चाहिए था। लगता है डील में घाटा हो गया। जब सभी को एहसास हुआ कि 25 सीट्स कम पड़ जाएंगी तो अचानक छीना झपट्टी शुरू हो गई। चिंगबेई के इतिहास के सबसे कठिन एग्जाम का सेंट, तियानहाई का पहला सेंट और उसका पहला पब्लिक इंटरव्यू। अगर ये मौका निकल गया तो दोबारा खरीद कर भी नहीं मिलेगा। मेरा दिल दर्द से भर गया। नहीं, प्राइस बहुत कम रख दी, बढ़ानी पड़ेगी। अच्छी बात ये थी कि गू चेन की स्किन बहुत मोटी थी। मैंने तुरंत कहा, आप सबका इतना उत्साह देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चलो, एक और बोनस देता हूँ, सिर्फ 20,000 एक्स्ट्रा दो और इंटरव्यू की लाइव स्ट्रीमिंग की परमिशन भी मिलेगी। इससे सबसे प्योर ट्रैफिक भी मिलेगा। भीड़ एकदम जम गई। क्या 10,000 देने के बाद भी लाइव नहीं कर सकते? तुम बहुत चालाक हो। लेकिन मेरी अचानक प्राइस बढ़ाने की चाल के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। क्या वो छुपकर लिव करेंगे? मेरे बगल वाले सिक्योरिटी गार्ड्स क्या सिर्फ सजावट थे? अकाउंट में कुछ लाख और जुड़ गए तो मैं संतुष्ट हो गया। आखिर मच्छर का मांस भी मांस होता है। सिस्टम मिलने के दिन से मैंने तय कर लिया था कि मेरी जिंदगी फेम और वेल्थ के पीछे ही जाएगी, क्योंकि उस डॉग सिस्टम को बस यही 2 चीजें समझ आती थीं। जब हम छोटे स्क्वायर पहुंचे तो रिपोर्टर्स के चेहरे और काले हो गए। चेयर्स की जगह प्लास्टिक स्टूल्स थे और ड्रिंक्स के नाम पर सिर्फ मिनरल वाटर और बड़ी टी बकेट रखी थी। धत्त, इसकी कॉस्ट 500 भी नहीं होगी। लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। माइक्रोफोन हाथ में लिया, सन अम्ब्रेला के नीचे सोफा पर बैठ गया और बोला, मुझे लगता है कोई ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। हर मीडिया हाउस सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछेगा। रिपीट क्वेश्चंस मत करना। कोशिश करेंगे आधे घंटे में खत्म हो जाए। सबके चेहरे बिगड़ गए। ये बहुत बड़ा हरामी है। 30,000 एक क्वेश्चन और ऊपर से खुद डिस्कशन भी करना पड़ेगा। रिपोर्टर्स ने तय किया कि अब बेकार सवाल नहीं पूछेंगे, जैसे फीलिंग कैसी है, एग्जाम की तैयारी कैसे की, जूनियर्स को क्या एडवाइस दोगे या यूनिवर्सिटी में कौन सा मेजर लोगे। 30,000 देकर अगर मसालेदार सवाल नहीं पूछे तो घाटा हो जाएगा। टाइम पूरा होते ही एक लाल चेहरे वाली रिपोर्टर खड़ी हुई। स्टूडेंट गू चेन, मेरी जानकारी के मुताबिक मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक तुम्हारे मार्क्स साधारण थे।
अब तुम सेंट बन गए और फुल मार्क्स भी आए। क्या तुमने कोई गलत तरीका अपनाया? मैं हंस पड़ा। इतनी जल्दी? नहीं। सब लोग हैरान रह गए। बस जवाब खत्म? तुम थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करोगे? मैंने शांत होकर कहा। स्टूडेंट गुचेन, मैंने आपका सवाल जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन। एक दाढ़ी वाला रिपोर्टर खड़ा हुआ। लॉन्गवे ग्रुप और चिंगबे के बीच हमेशा गहरा रिश्ता रहा है। गु परिवार ने अभी लॉन्गवे ग्रुप से पार्टनरशिप की और तुम सेंट बन गए। इस पर क्या कहना चाहोगे? मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा इन दोनों का रिश्ता क्या है। जो कहना है सीधे कहो। लेकिन आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला। तुरंत एक और रिपोर्टर बोला, क्या लॉन्गवे ग्रुप की मदद से चिंगबे ने तुम्हारे लिए बैकडोर खोला? मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये लोग दिमाग इस्तेमाल करते भी हैं। गु परिवार में इतने लोग हैं, लेकिन चिंगबे में सिर्फ यूए शाओफी पड़ी है। अगर पीछे से कुछ करना होता तो वो अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते। मुझे क्यों? और अगर बैकडोर ही देना था तो चिंगबे पागल है क्या? रिश्वत वाले इंसान को सेंट बना देगा? सब लोग अचानक शांत हो गए। बात में लॉजिक था, लेकिन फिर भी एक जिद्दी रिपोर्टर बोला, तुम और यूए शाओफी के बारे में अफवाह है कि तुम यूए परिवार में शादी करोगे, इसलिए तुम्हें चिंगबे में भेजा गया ताकि यूए शाओफी को सक्सेसर बनाना आसान हो। मैं पूरी तरह चुप हो गया। ये शादी वाली अफवाह बहुत बेवकूफ़ी है। जाकर तियानहाई में पूछो, मुझे पसंद करने वाली लड़कियां धरती के 2 चक्कर लगा सकती हैं। मैं इतनी बड़ी घास छोड़कर किसी के घर दामाद क्यों बनूंगा? और अगर यूए शाओफी के साथ कुछ होगा भी तो वो गू परिवार में आएगी, समझे? सब लोग दंग रह गए। तो तुम कह रहे हो कि तुमने सच में अपनी ताकत से फुल मार्क्स लिए? बिल्कुल। एग्जाम खत्म होने के बाद तियानहाई टीवी ने इंटरव्यू लिया था। मुझे पहले से पता था कि फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन लोगों को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। एक रिपोर्टर बोला, मेरे पास खबर है कि तुम्हारी एली ग्रुप के डॉक्टर जांग ताओ से गहरी पहचान है। क्या जांग ताओ ने तुम्हें चिंगबे का पेपर चुराने में मदद की? मैंने सिर हिलाया। मैं बहुत उदार इंसान हूँ। तुम लोग मुझे बदनाम करो, ठीक है, लेकिन जांग ताओ पर आरोप लगाना, एली ग्रुप का लीगल डिपार्टमेंट मजाक नहीं है। और यूए परिवार वालों, बाहर जाकर सोच लेना। बाद में लॉसूट मिले तो मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। अब जाकर सबकी आंखें खुली। बहुत लोग सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पूछ रहे थे। गुस्से में वो भूल गए थे कि कुछ लोग लाइव भी कर रहे थे। तभी आखिर एक रिपोर्टर ने सही सवाल पूछा, स्टूडेंट गुचेन, नेचुरल नंबर सम वाली -112 क्वेश्चन कैसे सॉल्व की? मैं बोला, तुम लोगों ने उसका एनालिसिस देखा है। अभी मैं समझाऊं भी तो कुछ साबित नहीं होगा। रामानुजन सच में जीनियस थे। उन्होंने बहुत दिलचस्प फॉर्मूला लिखा। फिर सवाल आया। फिजिक्स के आखिरी सवाल में कॉलेज लेवल गैस थ्योरी थी। उसका जवाब कैसे दिया? किसने कहा कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स कॉलेज बुक्स नहीं पढ़ सकते? फिर किसी ने पूछा, अगर तुम इतने टैलेंट वाले हो तो हाई स्कूल के लिए फ्लावर फ्लैग कंट्री क्यों गए? क्या तुम्हारी अचीवमेंट विदेशी एजुकेशन की वजह से है? क्या इस साल का सेंट फ्लावर फ्लैग कंट्री का सेंट है, असली चाइना का नहीं? मैं उस रिपोर्टर पर अंदर से हंस पड़ा, लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, फुल मार्क्स इसलिए आए क्योंकि मैं गुचेन हूँ। इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। मैं तियानहाई में पढ़कर भी फुल मार्क्स लाता। विदेश जाना एक पर्सनल रीजन था। क्या वो रीजन बता सकते हो? किसी ने तुरंत पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपना प्राइवेट लाइफ शेयर करने में दिक्कत नहीं। मैं एक लड़की से प्यार करने लगा था, और तुम जानते ही हो कि लड़कियां मुझे कितना पसंद करती हैं। मुझे डर था कहीं वो भी मुझसे प्यार ना करने लगे। रिलेशनशिप पढ़ाई को प्रभावित कर सकती थी, पढ़ाई पर असर ना पड़े, इसलिए उसे परेशान न करने के लिए मैं मजबूरी में चला गया। मैं बस उसे एक शांत माहौल देना चाहता था, तभी हमारा भविष्य बेहतर हो सकता था। क्या बता सकते हो वो लड़की कौन है? क्या वो अगले हफ्ते यूनिफाइड एग्जाम दे रही है, या वो भी चिंगबे में पहुंच गई? माफ कीजिए, आपका सवाल लिमिट से ज्यादा हो गया। अगला। ग्रुप इंटरव्यू खत्म हुआ और मैं आराम से घर लौट गया, जबकि सारे मीडिया वाले सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ सोसाइटी से बाहर निकाले गए। लेकिन इसका मतलब उनका काम खत्म होना नहीं था, बल्कि असली काम तो अब शुरू हुआ था। मैंने आखिरकार पब्लिक ओपिनियन की ताकत को कम आंका था, और मीडिया वालों की नैतिकता को भी। ट्रैफिक के लिए ये लोग कुछ भी लिख सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। अगर केस हो गया तो ज्यादा से ज्यादा अकाउंट बंद होगा, फिर कुछ दिन बाद नया नाम लेकर वापस आ जाएंगे। इंटरव्यू की लाइव क्लिप्स फैलते ही एक एक नाम ट्रेंडिंग होने लगा। गुचेन बैकडोर एंट्री, लॉन्गवे ग्रुप, यूए फैमिली, यूए शाओफी, तियानहाई सेंट, चिंगबे एकेडमी पे टू विन। हालांकि इंटरव्यू के दौरान मैंने बार बार कहा था कि मैंने फुल मार्क्स अपनी ताकत से हासिल किए, लेकिन लोग फिर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे। चिंगबे फोरम पर भी बहुत स्टूडेंट्स ने स्कूल पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्हें लगता था कि स्कूल बहुत ज्यादा बदल गया है। उनकी सोच का कारण भी सीधा था। एक हाई स्कूल स्टूडेंट इतनी कम उम्र में फुल मार्क्स कैसे ला सकता है? ये चीट नहीं तो क्या है? कुछ गुस्सैल स्टूडेंट्स तो स्कूल एडमिशन ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने तक की बात करने लगे। वो चाहते थे कि इस साल की एंट्रेंस एग्जाम की पूरी जांच हो, लेकिन स्कूल भी मजबूर था। चिंगबे सेंट की फुल मार्क्स आंसर शीट को उन्होंने कितनी बार जांचा था, ये सिर्फ वही जानते थे। अगर सच में कोई शक होता तो स्कूल रिजल्ट घोषित ही क्यों करता? लेकिन चिंगबे का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन लोगों के शक में दब गया। फुल मार्क्स की कॉपी ही इतनी असंभव थी। जब इंसानों के सामने कुछ असंभव होता है तो वो खुद को सुकून देने के लिए बहाने ढूंढते हैं। यूए शाओफी को भी ऑनलाइन फैल रही बातें पता चल गई थीं। लीगल डिपार्टमेंट ने पूछा कि क्या कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन यूए शाओफी ने सिर्फ इतना कहा, थोड़ा और उड़ने दो।
मौजूदा हालात में सफाई देने से कोई फायदा नहीं था। चिंगबे पहले ही नोटिस जारी कर चुका था, इसलिए लॉन्गवे को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। छोटे भाई, अब पूरी दुनिया तुम पर शक कर रही है, अब क्या करोगे? युए शाओफी को लगता था कि मैं छिपने वालों में से नहीं हूं, और जो कुछ हुआ उसमें मीडिया के सामने मेरी पिछली बड़ी बड़ी बातें भी कम जिम्मेदार नहीं थीं। सू यू किंग इन दिनों मुझसे मिलने भी नहीं आई। मेरे विला के बाहर रिपोर्टर्स और पापारात्सी भरे हुए थे। उसने मेरा ग्रुप इंटरव्यू भी देखा था। वो समझ गई थी कि विदेश जाने के पीछे जिस लड़की की बात मैंने की थी वो वही थी, लेकिन अभी वो मेरी हीरोइन बनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई रिपोर्टर कुछ पकड़ ले। हालांकि मेरी कहानी सुनकर वो गुस्से और शर्म के बीच फंस गई थी। साफ तौर पर तो मैंने मैरिज एग्रीमेंट से उसके पैसे ठगे थे और फिर गायब हो गया था, लेकिन कहानी ऐसे सुनाई जैसे प्यार के लिए विदेश चला गया कोई दुखी आशिक हूं। कुछ लोगों से बचने के लिए सू यू किंग लिन चुरान के घर चली गई। ऑनलाइन फैल रही आलोचना देखकर वो परेशान थी। वो मुझ पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन उसने खुद वो पेपर सॉल्व किया था। उसके 276 मार्क्स आए थे और उससे वो नेशनल रैंक 5 पर थी, लेकिन मैंने सीधे 350 ले आए। ये बात सच में अविश्वसनीय थी। चुरान, अब क्या करूं? सब लोग कह रहे हैं गुचेन ने चीट किया। सू यू किंग ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से मदद मांगी, लेकिन लिन चुरान भी इन दिनों शांत नहीं थी। हालांकि उसने हालात साफ देख लिए थे। चिंगबे का ऑफिशियल नोटिस आने के बाद उसे समझ आ गया था कि चाहे दुनिया कितना भी चिल्लाए, कुछ बदलने वाला नहीं है। गुचेन सेंट बन चुका था। वो सच में चिंगबे पहुंच गया था और अब उसे उससे लव कन्फेशन करना पड़ेगा। क्या तुम उस पर भरोसा करती हो? लिन चुरान ने पूछा। सू यू किंग कुछ पल के लिए रुक गई। मुझे नहीं पता। लिन चुरान ने सवाल बदल दिया। यू चिंग, सच बताओ, क्या तुम्हें गुचेन से प्यार हो गया है? सू यू चिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम इतना सीधा सवाल क्यों पूछ रही हो? मैंने खुद अभी तक ठीक से नहीं सोचा, लेकिन बेस्ट फ्रेंड की हालत देखकर लिन चुरान को जवाब मिल चुका था। चाइल्डहुड स्वीटहार्ट की ताकत सच में बहुत ज्यादा होती है। सू यू किंग जैसी सीधी लड़की आखिरकार बच नहीं पाई। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो बिना शर्त उस पर भरोसा करो। और चिंगबे का नोटिस भी देखा ना, उसमें साफ लिखा है कि एग्जाम में कोई समस्या नहीं थी। सू यू चिंग को बचपन की बातें याद आने लगीं। उसे याद आया कि मैं बहुत स्मार्ट था, यहाँ तक कि उसने 1 2 3 4 लिखना भी मुझसे सीखा था। लेकिन बाद में जैसे मेरा ध्यान पढ़ाई से हट गया था। मैं हर दिन गू अंकल से पैसे लेने के नए तरीके सोचता था और धीरे धीरे स्पेंड थ्रिफ्ट कहलाने लगा। अगर बचपन का इतना स्मार्ट गू चेन सच में मेहनत करे तो जीनियस बनना स्वाभाविक है, उसने मन ही मन खुद को समझाया। समझ गई चुरान, धन्यवाद। मैं गूचेन पर भरोसा करती हूँ। लोग उसे गलत समझते रहे हैं। वो वैसा निकम्मा इंसान नहीं है जैसा सब कहते हैं। लिन चुरान समझ गई कि सू यू किंग पूरी तरह डूब चुकी है। बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसने गंभीर होकर कहा, यूचिंग, सोच लो गूचेन कैसा इंसान है। अगर तुम उसके साथ रही तो बहुत सिरदर्द मिलेगा। तुम क्या बोल रही हो? साथ रहने का क्या मतलब? उसने अभी तक मुझे लव कन्फेशन भी नहीं किया। सू यू किंग फिर लाल हो गई। सच तो ये था कि मैंने कभी सीधे उससे प्यार जैसा कुछ नहीं कहा था। उल्टा मैंने उससे मैरिज एग्रीमेंट बेचकर पैसे कमाए थे। हालांकि मुझे वो पसंद थी, लेकिन हम बहुत ज्यादा करीब थे। बचपन से साथ रहने की वजह से मैंने उसे पहले ही अपना मान लिया था, इसलिए कभी मीठी बातें कहने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लिन चुरान अंदर से हिल गई। मेरी बेवकूफ बच्ची, थोड़ा दिमाग लगाओ। उस हरामी ने तो कई साल पहले मुझे भी कन्फेस किया था। उसने आह भरी। अगर उसने तुमसे कुछ नहीं कहा तो फिर तुम्हारा हाथ इतनी आसानी से क्यों पकड़ता है और तुम विरोध भी नहीं करती? कितना बड़ा स्कमबैग है। यू किंग, तियनक्योंग विल्ला वाला हमारा बैट याद है? ये बात करते हुए लिन चुरान खुद भी थोड़ा शर्मिंदा हो गई। सू यू किंग ने सिर हिलाया। याद है, तुम्हें पोस्ट करके कहना था कि तुम उसे पसंद करती हो। लिन चुरान हैरान रह गई। बस तुम्हारा यही रिएक्शन है ऐसे स्कमबैग बिहेवियर पर भी? उसने फिर याद दिलाया। वो सच में चिंगबे में पहुंच गया है। मैं समझती हूँ। सू यू किंग ने अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ लिया। गू चेन ने मुझे समझा दिया था। उसने ये सब हमारे लिए किया। और फिर उसने मेरी बनाई हुई पूरी कहानी लिन चुरन को सुना दी। लिन चुरन अंदर से चीख उठी। हे भगवान, ये लड़की तो बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाती है। ऊपर वाले, कोई बिजली गिराकर गूचेन जैसे कमीने को उठा ले जाओ। चुरान, तुम चिंता मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गूचेन को शील्ड बनाकर तुम भी आराम से पढ़ाई कर सकती हो। तुमने खुद कहा था ना कि इन सालों में तुमने बहुत ज्यादा एनर्जी म्यूजिक में डाल दी, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन सूख गई। अब यूनिवर्सिटी जाकर कुछ नया सीखना शायद तुम्हारे लिए अच्छा हो। सू यू किंग उल्टा अपनी बेस्ट फ्रेंड को समझाने लगी। गूचेन उन लोगों को रोक लेगा जो तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। और मैंने इन 2 दिनों में एक बात और सोची है। अगर तुम गूचेन को कन्फेस कर दोगी तो जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो भी कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लिन चुरान चिल्ला उठी। धन्यवाद सू यू किंग, क्या ये 3 विन सिचुएशन है? फिर वो खुद ही चीख पड़ी। अरे नहीं, सबसे बड़ा विनर तो गूचेन निकला।
उधर गू परिवार में गू गोजंग और हेयूची भी अपने बेटे को लेकर चिंतित थे। गू गोजांग तो बेहद गुस्से में थे। उस दिन कंपनी में जब उन्होंने कुछ मीडिया इंटरव्यूज दिए, शुरुआत में वो बहुत प्राउड थे, लेकिन बाद में लगातार तीखे सवाल पूछे गए जिससे उनका मूड पूरी तरह खराब हो गया। अब उन्हें तो एम्प्लॉयज को छुट्टी देने तक का पछतावा होने लगा था। वो बस चाहते थे कि ग्राफीन बैटरी जल्दी लॉन्च हो जाए और पूरी दुनिया को पता चले, मेरा बेटा निकम्मा नहीं है, वो ऐसा जीनियस है जो सालों चुप रहता है और फिर दुनिया हिला देता है। मॉम डैड, मैं ठीक हूँ, दुनिया ऐसी ही होती है, कई बार तुम्हें बेकार लोगों के सामने भी खुद को साबित करना पड़ता है। मैंने हमेशा की तरह शांत भाव से माता पिता को समझाया। हियूकी गुस्से में बोली, शाओचेन, ये लोग जो झूठ फैला रहे हैं बहुत घटिया हैं। क्यों ना मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को कॉल करूं और उन सबको अंदर करवा दूं? मैं डर गया। मेरी प्यारी माँ, प्लीज कुछ मत करना, ग्रैंडपा की उम्र हो चुकी है, उन्हें आराम करने दो, और वैसे भी मुझे इतने सालों से गलत समझा ही गया है, मैं संभाल लूंगा। हियूकी ने तुरंत जवाब दिया। वो अलग बात थी, तब सिर्फ छोटे सर्कल में बातें होती थीं, लेकिन अब पूरा इंटरनेट तुम्हारे बारे में बकवास कर रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं हंस पड़ा। मॉम, मुझ पर भरोसा करो, मैं संभाल सकता हूँ, और वैसे भी इंटरनेट की मेमोरी सिर्फ 3 मिनट की होती है। जब मैं चिंगबे में जाकर सच में फेमस हो जाऊंगा, तब यही लोग लाइन लगाकर माफी मांगेंगे। गू गोजांग अभी भी चिंतित थे। बेटा, तुम सच में ठीक हो ना? देख रहा हूँ इन दिनों तुम लगातार ऑनलाइन रहते हो, कहीं कुछ गलत मत कर बैठना। मैंने कंधे उचकाए। मैं तो बस इंटरनेट पर लो IQ इंसानों की कमेंट्स पढ़कर हंस रहा हूँ। काफी देर तक भरोसा दिलाने के बाद ही माता पिता आराम करने नीचे गए, लेकिन मैं बिल्कुल रिलैक्स था। लैपटॉप उठाया और जैसा यूए शाओफी ने सोचा था, मैं छिपकर बैठने वालों में से नहीं था। यूनिवर्सिटी खुलने में अभी 2 महीने बाकी थे, कुछ न कुछ मजेदार करना जरूरी था। चिंगबे फोरम पर जो लोग लगातार मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, वो खुद को जीनियस कहते थे, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे कि कोई उनसे बेहतर हो सकता है। मुझे उनकी पूरी ईगो तोड़नी थी। आज ही मुझे चिंगबे एडमिशन वेबसाइट से अपना स्टूडेंट ID मिला था, इसलिए अब मैं ऑफिशियल फोरम पर अकाउंट बना सकता था। मैंने तय किया कि सीधे पूरे चिंगबे को चैलेंज करूंगा। जिसे प्रॉब्लम है वो लाइव कनेक्शन पर आकर मुकाबला करे, कोई भी सवाल पूछ सकता है। मैं चिंगबे के हर स्टूडेंट को बताना चाहता था कि गू चेन आ चुका है और आगे सबको सिर्फ झुकना है। यही असली नंबर 1 इंसान होने का मतलब है। अकाउंट रजिस्टर करते ही दिमाग में फिर सिस्टम की आवाज गूंजी। टिंग! जीनियस का प्राइड किसी चुनौती को बर्दाश्त नहीं करता। सभी डाउट्स खत्म किए जाने चाहिए। मेन क्वेस्ट, एक पब्लिक ट्रांसपेरेंट लाइव स्ट्रीम करो और सभी डाउटर्स को हराओ। रिवॉर्ड 5000 फेम पॉइंट्स, 1 चार्म पॉइंट और एक सुपर माइक्रो पैनोरामिक कैमरा। ओहो, मेन क्वेस्ट, मैंने सोचा। ये सिस्टम मेरी सोच अच्छी तरह समझता है, लेकिन तुम तो कहते थे हर चीज खुद बनानी होगी। रिवॉर्ड में रेडीमेड कैमरा क्यों? मुझे याद आया कि पहले भी सिस्टम ने लिटिल फूल नाम का AI दिया था। मैंने सोचा था बहुत पावरफुल होगा, लेकिन वो तो बेवकूफ निकला। उसे ठीक करने के लिए मैंने खुद ढेर सारे प्रोग्राम्स लिखे थे। सिस्टम बोला, लाइव स्ट्रीम टास्क थोड़ा स्पेशल है, इसीलिए फिनिश्ड प्रोडक्ट रिवॉर्ड मिलना नॉर्मल है। ये कैमरा फुल पर्सपेक्टिव, स्कैनिंग और बहुत सारे फंक्शंस के साथ आता है, और छोटे वर्जन के ब्लूप्रिंट्स तो मॉल में पहले से मौजूद हैं। क्या तुम्हें कोई नया गुड स्टफ एक्सपीरियंस करना है? मैं तुरंत समझ गया, तू चालाक है, चाहता है मैं फिर मॉल में पैसे खर्च करूं। मैंने सोचा और पाया कि सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद से मैंने उसे 1 पैसा भी नहीं दिया था। अरे, ये तो अच्छा तरीका है। अगर मैं पैसे ना दूं तो हर मिशन में फ्री गुड स्टफ मिलेगा। सिस्टम तुरंत बोला, होस्ट, मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश मत करो, पैसा कमाने के लिए ही होता है। रियल वर्ल्ड की बेकार चीजों पर खर्च करने से अच्छा है मुझ पर खर्च करो। मैंने बहस बंद कर दी। चूंकि सिस्टम ने लाइव स्ट्रीम मिशन दे दिया था, तो चिंगबे को चैलेंज करने की मेरी योजना और भी मजेदार हो सकती थी। थोड़ा सोचकर मैंने फोरम पर पोस्ट डालना शुरू किया। सभी सीनियर्स और जूनियर्स को नमस्कार, मैं गूचेन हूँ। पहले मैं चिंगबे एकेडमी को बहुत एडमायर करता था, लेकिन पिछले 2 दिन फोरम घूमने के बाद बहुत निराश हूँ। मुझे लगा था यहाँ सब हेवनली जीनियसेस होंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ सावर ग्रेप्स एक्सपर्ट्स बैठे हैं। इतनी आसान एग्जाम पेपर में फुल मार्क्स लाना क्या इतना मुश्किल था? वो 2 फॉर्मूला तो यूलर और रामानुजान बहुत पहले सॉल्व कर चुके हैं। मुझे उनका सॉल्यूशन पता है, तो इसमें अजीब क्या है? या तुम लोग इन महान इंसानों को जानते तक नहीं? और फिजिक्स का फाइनल क्वेश्चन, उससे ज्यादा मजाकिया कुछ नहीं। हाई स्कूल स्टूडेंट अगर कॉलेज नॉलेज पढ़ ले तो क्या दुनिया खत्म हो जाती है? चिंगबे स्टूडेंट्स ऐसी साधारण पेपर को भगवान बना रहे हैं, सच में शर्म की बात है। फोरम पर तुम्हारी बातें पढ़कर मुझे चिंगबे के फ्यूचर की चिंता होने लगी है। तुम लोग भविष्य में देश के पिलर्स बनने वाले हो। अगर यही लेवल रहा तो देश का क्या होगा? मुझे पता है तुम सबको गुस्सा आएगा, लगेगा मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं जो दूसरों को मौका ना दे। इसलिए जल्द ही मैं एक लाइव स्ट्रीम शुरू करूंगा। जो भी डाउट करता है मेरे लाइव में आ सकता है। एग्जाम सब्जेक्ट से जुड़ी किसी भी एकेडमी का स्टूडेंट आ जाए, मैं सबको फेस स्लैप दूंगा। अगर ऐसा ना कर पाया तो मैं चिंगबे में कदम नहीं रखूंगा। और हाँ, इंटरनेट पर जो मेरी फोटोज घूम रही हैं, वो ज्यादातर सीक्रेट शॉट्स हैं। हालांकि उनमें भी मैं हैंडसम हूँ, लेकिन असली चार्म नहीं दिखती। इसलिए यहाँ एक सेल्फी डाल रहा हूँ। जो ब्यूटीफुल गर्ल्स पसंद करें, सेव कर सकती हैं। फ्री है।
और जो सीनियर सिस्टर्स, जूनियर सिस्टर्स या फीमेल टीचर्स मुझसे डीप कम्युनिकेशन चाहती हैं वो फॉलो जरूर करें। मैं फोरम पर अक्सर एक्टिव रहूंगा, लेकिन एवरेज लुक्स या लो आईक्यू वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर से सुन लो, मैं गूचेन हूँ, हाथों में सूरज, चांद और सितारे पकड़ने वाला इंसान। इस दुनिया में मेरे जैसा इंसान इस दुनिया में नहीं। पोस्ट होते ही चिंगबे फोरम फट पड़ा। कुछ ही देर में पूरा इंटरनेट भी हिल गया। मेरे बयान और मेरी हैंडसम सेल्फी आग की तरह फैलने लगी। बहुत सी लड़कियां मेरी फैन बन गईं। हालांकि मेरी कुछ बातें लड़कियों के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल नहीं थीं, लेकिन दुनिया चेहरे देखती है। लोग आह भरने लगे, क्या यही चिंगबे सेंट है? सच में बेमिसाल। धत, एक बैकडोर वाला इतना घमंडी कैसे हो सकता है? अगर इसे कुचला नहीं तो चिंगबे स्टूडेंट्स की इज्जत कहाँ जाएगी? स्कूल की अथॉरिटी कहाँ जाएगी? कुछ लोग गुस्से में थे, लेकिन कुछ थोड़ा शांत होकर बोले, भाई अगर गूचेन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो शायद उसमें सच में कुछ होगा। उसने साफ कहा है, अगर हार गया तो जिंदगी में चिंगबे नहीं जाएगा। सिर्फ दिखावा है। मुझे नहीं लगता वो इतना महान है। ऊपर से उसने एग्जाम भी जल्दी सबमिट कर दिया था। इतने कम समय में तो आंसर्स देखकर भी पूरा नहीं लिख सकते। जरूर कुछ गड़बड़ है। दूसरे ने कहा, ठीक है, वो लाइव स्ट्रीम में खुद को साबित करना चाहता है ना, मैं जरूर चैलेंज करूंगा, उसे चिंगबे का प्राइड दिखाऊंगा। फिर अचानक माहौल बदल गया। एक मिनट, क्या यहाँ कोई सिस्टर है जिसे गूचेन हैंडसम लगा हो? क्या किसी के पास उसका पर्सनल कांटेक्ट है? नीचे तुरंत गालियां आने लगीं। धत गूचेन, तू सच में मरने लायक है। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, चिंगबे के टॉप लीडर्स और बड़े प्रोफेसर्स भी मुझ में दिलचस्पी लेने लगे थे। चिंगबे एकेडमी के प्रेसिडेंट, चाइना के मशहूर एरोडायनामिक्स एक्सपर्ट और एकेडमिशियन ली होंगजो पिछले कुछ दिनों से मेरी प्रोफाइल बार बार पढ़ रहे थे। उन्होंने मेरी सारी जानकारी कई बार देखी। इस साल का सेंट थोड़ा अलग है, वो सोचने लगे। फिर उन्होंने फाइल का आखिरी पेज पलटा। वहां एक बूढ़े आदमी की फोटो थी। ओल्ड ही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने इतना मजेदार ग्रैंडसन छिपा कर रखा है। मैं इसे खुद तैयार करूंगा, फिर देखेंगे ही परिवार पछताता है या नहीं। दूसरी तरफ यूए शाओफेई चिंगबे से ग्रेजुएट हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन वो फोरम अब भी देखती थी, इसलिए मेरी पोस्ट उन्होंने भी तुरंत देख ली। हालांकि वो पहले से जानती थीं कि मैं छिपने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरा तरीका फिर भी उन्हें चौंका गया। युवा जोश सच में अलग चीज है, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उधर पोस्ट डालने के बाद मैं सोचने लगा कि लाइव स्ट्रीम कहाँ करनी है, किस प्लेटफॉर्म पर करनी है और कैसे साबित करना है कि सब कुछ फेयर है, वरना वो लोग आसानी से नहीं मानेंगे। और अब जबकि लाइव स्ट्रीमिंग इतनी पॉपुलर है, सेंट की लाइव से कुछ पैसा ना कमाऊं तो शर्म की बात होगी। मैं जल्द एडल्ट बनने वाला था, लेकिन जेब में एक छोटा टारगेट तक नहीं था। मुझे किसी से कांटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कई प्लेटफॉर्म्स खुद मुझसे संपर्क करने लगे। सब कह रहे थे कि वो मेरी लाइव स्ट्रीम होस्ट करेंगे और एक पैसा भी नहीं लेंगे। मैं हंस पड़ा। बच्चा समझ रखा है क्या? मुझे इन इंटरनेट प्लेटफॉर्म से बात करने में दिलचस्पी नहीं थी। मैंने सोचा पुराने दोस्तों के साथ काम करना बेहतर रहेगा। तियानहाई टीवी के लाइव डिपार्टमेंट हेड और वो रिपोर्टर जिसने एग्जाम के बाद मेरा इंटरव्यू लिया था, मीटिंग रूम में बैठे थे। यंग मास्टर गू, आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सब काम तियानहाई टीवी करेगा और आप सीधे 60% प्रॉफिट ले रहे हैं। मैं मुस्कुराया। असल में मैं 70% लेना चाहता था। एक्स्ट्रा 10% इसलिए छोड़ा क्योंकि हाल में तियानहाई टीवी ने ऑनलाइन बकवास नहीं फैलाई और थोड़ा कैरेक्टर बचा कर रखा। असल वजह ये थी कि टीवी स्टेशंस पर रूल्स होते हैं। चिंगबे नोटिस जारी कर चुका था, इसलिए वो ज्यादा ड्रामा नहीं कर सकते थे। व्हाइट मैनेजर ने दांत भींचकर कहा, 40% बहुत कम है। मैं हंस पड़ा। 40% आपके लिए तो आसमान से पैसा गिरने जैसा है। व्हाइट मैनेजर बोला, फिर भी आपको ज्यादा खाते देखकर मन खराब हो रहा है। 50 फफास करते हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया। ठीक है, मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ। व्हाइट मैनेजर घबरा गया। रुको, 60-40 ठीक है, मैं साइन करता हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट उसकी तरफ फेंक दिया। कल लॉयर भेजूंगा, बाकी डिटेल्स बाद में। अभी समय कम है, जितना मेहनत करोगे उतना कमाओगे। मेरे और तियानहाई टीवी के बीच डील बहुत सीधी थी। पूरी लाइव स्ट्रीम का एक्सक्लूसिव राइट तियानहाई टीवी के पास होगा। स्ट्रीम से पहले वो स्पॉन्सर ला सकते थे, प्रोडक्ट लिंक्स जोड़ सकते थे और ब्रॉडकास्ट राइट्स बेच भी सकते थे, लेकिन लाइव फ्री होगी और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट। प्रॉफिट का 60% मेरा और 40% तियानहाई टीवी का। जैसे ही मैं बाहर निकला, रिपोर्टर ने घबरा कर पूछा, बॉस इतनी बड़ी डील साइन की है, स्टेशन डायरेक्टर गुस्सा नहीं होंगे? व्हाइट मैनेजर का चेहरा चमक उठा। गुस्सा? ये चिंगबे सेंट की लाइव है, नॉलेज बैटल, जीनियस वॉर, इससे ज्यादा पॉजिटिव कंटेंट मिलेगा? फिर वो जोर से बोले, जल्दी सबको मीटिंग रूम बुलाओ। इस साल बोनस कितना मिलेगा ये इसी लाइव पर निर्भर है। मीटिंग में सब समझ गए कि ये सच में जैकपॉट था। पहले खबर फैलाओ कि एक्सक्लूसिव राइट्स हमारे पास हैं, बाकी इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स खुद हमारे पास आएंगे। किसी ने पूछा, लेकिन अगर हम ब्रॉडकास्ट राइट्स बेच देंगे तो ट्रैफिक बंट नहीं जाएगा? व्हाइट मैनेजर हंस पड़े। हम टीवी हैं,
यंग ऑडियंस वैसे भी हमारे पास नहीं आती। हमारे लिए ट्रैफिक नहीं, पैसा जरूरी है। बॉस कमाल, वाइट मैनेजर ने आगे कहा, लेकिन चैलेंज कनेक्शन सिर्फ हमारे चैनल से होगा। ये प्रमोशन का मौका छोड़ना नहीं है। बाकी प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ वीडियो फीड देंगे और एड्स भी ध्यान से चुनेंगे। आखिर हम टीवी हैं। सब लोग नोट्स लेने लगे। उनकी आंखों में ईयर एंड बोनस चमक रहा था। फिर वाइट मैनेजर ने और कहा, ऑनलाइन से पैसा आएगा ही, लेकिन ऑफलाइन से भी कमाया जा सकता है। कोई चौंका। बॉस, क्या आप टिकट बेचने वाले हो? वाइट मैनेजर तुरंत बोले, टिकट? हम टीवी स्टेशन हैं, आम लोगों की जेब नहीं काटेंगे। फिर ऑफलाइन कैसे? वाइट मैनेजर की आंखें चमक उठीं। आजकल सेल्फ मीडिया और शॉर्ट वीडियोस बहुत पॉपुलर है ना। अगर लोग गुचेन की लाइव का सीन खुद रिकॉर्ड करना चाहते हैं या खुद लाइव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, पैसे दो और एंट्री मिल जाएगी, लेकिन दूरी बनाए रखना जरूरी होगा ताकि मेरी लाइव स्ट्रीम पर असर ना पड़े। इस बारे में सिक्योरिटी टीम से अच्छे से कोऑर्डिनेट करना। खर्च बचाने की कोशिश मत करना। वाइट मैनेजर की चालें सच में कमाल थीं। स्पॉन्सरशिप, लाइव डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट लिंक्स और ऑफलाइन रिकॉर्डिंग चार्जेस, 3 तरफ से कमाई। मुझे उनका भेजा प्लान काफी पसंद आया। फेम और मनी इंसान को थका देते हैं, लेकिन मानवता के भविष्य के लिए मुझे ये सब सहना ही था। हालांकि मुझे अपनी लाइव स्ट्रीम पर पूरा भरोसा था, लेकिन सामने तैयारी करके आए हुए एक्सपर्ट्स होने वाले थे, इसलिए मुझे भी तैयारी करनी थी। सबसे पहले मैंने मिले हुए पूरे 10,000 फेम पॉइंट्स खर्च कर दिए, खासकर मैथ और फिजिक्स पर, क्योंकि ये मुश्किल सब्जेक्ट्स थे। मैथ 64 और फिजिक्स 63 तक पहुंच गए। अब लाइव के लिए इतना काफी था। इसके अलावा बचे हुए 500 फेम से मैंने मॉल से 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्ड्स भी खरीद लिए। कहीं दिमाग अचानक बंद हो गया तो बैकअप होना चाहिए। इन तैयारियों के बाद मैं काफी रिलैक्स हो गया। अब बस दुनिया के हीरोज की धुनाई करनी थी। लेकिन मेरे आसपास के लोग मुझसे ज्यादा परेशान थे। सुयू किंग तो खुद लाइव स्ट्रीम में आकर मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरी खूबसूरत यूनिवर्सिटी लाइफ अभी शुरू भी नहीं हुई थी। बहुत सारी सीनियर सिस्टर्स मेरा इंतजार कर रही थीं। मैं अभी बंधना नहीं चाहता था। वैसे भी पहले ही लड़कों की जलन काफी थी और नफरत बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। आखिर लाइव स्ट्रीम का दिन आ गया। तय समय पर मैं टीएनआई टीवी पहुंच गया। लोकेशन टीवी स्टेशन के सामने हेशियन प्लाजा के बीचों बीच रखी गई थी। सच कहूं तो टीएनआई टीवी के साथ पार्टनरशिप करना मेरा सही फैसला था। प्रोफेशनल इक्विपमेंट, सिक्योरिटी चेक्स, सब कुछ परफेक्ट था। प्रोफेशनल्स का काम सच में अलग होता है। यंग मास्टर गू तैयार हैं? वाइट मैनेजर ने पूछा। बिल्कुल, मैंने आराम से जवाब दिया। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स फाइनल चेक कर लें। काउंटडाउन शुरू हो गया। शुरुआत में स्क्रीन पर मैं नहीं था। एक होस्ट इस लाइव स्ट्रीम के रूल्स और इंट्रोडक्शन बता रहा था। तो बिना समय बर्बाद किए हम आज के मेन कैरेक्टर को बुलाते हैं। तिएनहाई के इतिहास के पहले चिंगबे सेंट, चिंगबे इंडिपेंडेंट एग्जाम के पहले फुल मार्क्स होल्डर और तिएनहाई के सबसे हैंडसम स्टूडेंट गुचेन। मेरी भौहें दूर पहाड़ जैसी, आंखें सितारों जैसी, मुस्कान हल्की, सफेद शर्ट और साधारण स्टूडेंट लुक। दोपहर की धूप में मैं खड़ा था। पूरा यूथ, पूरा कैरिज्मा। चैट फट पड़ी। ओह माय गॉड, कितना हैंडसम! इतना सुंदर इंसान चीट कैसे कर सकता है? लोग जल रहे हैं। क्या हैंडसम और जीनियस एक साथ नहीं हो सकता? कुछ देर में सभी लाइव रूम्स कमेंट्स से भर गए। मैंने कहा, जो कहना था फोरम पर कह चुका हूँ, होस्ट भी सब बता चुके हैं, तो सीधे शुरू करते हैं। उम्मीद है तुम लोग मुझे बोरिंग नहीं होने दोगे। चैट फिर फट गई। धत, अभी भी इतना घमंडी। गुचेन, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। शो ऑफ की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर लाइव में फेल हुआ तो और मजा आएगा। मैं कमेंट्स देखने में व्यस्त नहीं था। प्रोसेस के अनुसार मेरा फुल बॉडी सिक्योरिटी चेक हुआ। कोई हिडन डिवाइस या कम्युनिकेशन टूल नहीं मिला। उसी समय मुझे लिटिल फूल की एक खूबी समझ आई। कोई मशीन नहीं पहचान सकती थी कि मेरी साधारण रिंग असल में एक सुपर एआई थी। हालांकि लिटिल फूल का लेवल अभी इतना नहीं था कि लाइव में मेरी मदद करे, लेकिन मैं उसे पहनने का आदी हो गया था। फिर होस्ट बोले, ठीक है, पहले कुछ कमेंट्स लेते हैं। सिर्फ टिएनहाई टीवी के मेन लाइव रूम के कमेंट्स दिखाई देंगे। जीनियस चैलेंजेस मेन कोर्स थे, लेकिन ऑडियंस का भी ध्यान रखना था। तभी एक कमेंट चुना गया। नॉलेज बैटल को इतना कमर्शियल क्यों बना दिया? स्पॉन्सरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, शॉपिंग लिंक्स, यंग मास्टर गू को पैसों से इतना प्यार क्यों? मैं मन ही मन गाली दे बैठा। इतनी लड़कियों के लव कमेंट्स थे और चुना गया ये सवाल। मैंने गला साफ किया। हाँ, मुझे पैसे चाहिए। सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि दुनिया का सारा पैसा मेरे पास आए, लेकिन कई साल बाद तुम समझोगे कि मैं जो पैसा कमाऊंगा वो आखिरकार दुनिया पर खर्च होगा, इंसानों के भविष्य पर खर्च होगा। मैं फ्यूचर में रिसर्च की राह पर चलूंगा। चिप बनाना कितना महंगा होता है, न्यू ड्रग्स कितनी कॉस्ट लेती हैं, न्यू मटेरियल्स बनाने में कितना खर्च होता है, टॉप टैलेंट को रोकने में कितना पैसा लगता है। क्या हर बार सरकार से भीख मांगनी चाहिए? मैं बचपन से खुद कमाने का आदी हूँ। पापा कहते थे, खर्च करो तो अपने पैसे खर्च करो, ज्यादा से ज्यादा बाप के। तो मैं पूछता हूँ, हम साइंटिस्ट जो मानवता के भविष्य के लिए काम करते हैं, अगर पैसा कमाना चाहें तो गलत क्या है? चैट में लोग लिखने लगे, बात तो सही है, ये बंदा बोलता अच्छा है, लेकिन अभी तुम साइंटिस्ट नहीं हो। होस्ट ने कहा, ठीक है, अब पहला चैलेंजर। स्क्रीन पर एक युवा आदमी आया।
हेलो गुचेन, मैं विंटर यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स पीएचडी हूँ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सीरियस हुआ। आज जो लोग चैलेंज करने आए थे वो 26 साल से कम उम्र के टॉप टैलेंट्स थे। उन्हें पहले चिंगबई फोरम के बनाए मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े थे, तभी यहाँ आने का मौका मिला था। आखिर मैं चिंगबई सेंट था, हर कोई उठकर चैलेंज नहीं कर सकता था। मैं मुस्कुराया। मैथ मेरा फेवरेट है, पूछिए, उसने कहा। 5 से बड़े हर इंटीजर को 3 प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है, इसे साबित कीजिए। मैं तुरंत जम गया। धत्त, ये बंदा मजाक करने आया है क्या? लाइव चैट पागल हो गई। अरे, होस्ट चुप क्यों हो गया? इतना मुश्किल तो नहीं लगता, कहीं गुचेन सॉल्व नहीं कर पाएगा? हाँ हाँ हाँ, अरे अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना। होस्ट अब गूंगा क्यों बन गया? मैं बस कुछ सेकंड के लिए रुका था और ये लोग कीबोर्ड तोड़ने लगे। देश की शिक्षा व्यवस्था का भविष्य सच में लंबा सफर मांगता है। इतने लोगों को गोल्डबाच कंजेक्चर तक नहीं पता। ये डॉक्टर भी बड़ा चालाक निकला। अगर ये कहता कि 2 से बड़े हर इवन नंबर को 2 प्राइम नंबर्स के जोड़ में लिखा जा सकता है तो शायद लोग पहचान लेते। आखिर ये मशहूर गोल्डबाच कंजेक्चर है, जिसे साबित कर दो यूनिवर्सिटी की रैंक 3 लेवल ऊपर चली जाए। मैंने सीधा कहा, भाई अभी इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन 3 साल के अंदर इसे साबित कर दूंगा। मैंने बहुत शांति से शायद अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक बात बोल दी। चैट पागल हो गई। 3 साल में गोल्डबाक? अगर ये कर दिया तो मैथ हिस्ट्री के टॉप 10 में जाएगा। ये इंसान है या भगवान? होस्ट, अगर तुमने कर दिया तो मैं गोबर खाऊंगा। कुछ लोग बोले, चाइना के कितने बड़े मैथमेटिशियंस फेल हो गए और ये ऐसे बोल रहा है। लेकिन लड़कियां फिर भी बोली, इतना हैंडसम लड़का झूठ नहीं बोल सकता। लाइव चैट खुद ही आपस में लड़ने लगी। तभी डॉक्टर हंसकर बोला, असल में मैं नंबर थियरी पर काम कर रहा हूँ। तुम्हारे यॉलर वाले सवाल के सॉल्यूशन में जो नया तरीका था उसके बारे में पूछना चाहता था। मैं मुस्कुराया। पहले बता देते, लगा चैलेंज करने आए हो। फिर उसने पूछा कि मैंने कोटेंजेंट इन्फिनिट सीरीज का इस्तेमाल कैसे सोचा। मैंने कहा, मैं अभी हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, नॉलेज सीमित है। एग्जाम हॉल में दिमाग चलाया और हॉस्पिटल रूल से काम निकाल लिया। डॉक्टर हंस पड़ा। अभी इतने विनम्र कैसे हो गए? मैंने जवाब दिया, बेसिक्स कभी बेकार नहीं जाते। पीएचडी होने के बाद भी कभी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस सुन लेनी चाहिए। खासकर मैथ में इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है। डॉक्टर ने सिर हिलाया। समझ गया, और कभी जापान आओ तो मुझे ढूंढना, घुमाऊंगा। मेरी आंख चमक उठी। जापान की कुछ गलियां दुनिया के मर्दों के सपनों की जगह थीं। मैंने तुरंत मुस्कान छिपाई। ठीक है, फिर मिलते हैं। डॉक्टर के जाते वक्त उसने एक बात और बोली, अगले लोग मैथ क्वेश्चंस मत लाना जब तक वर्ल्ड प्रॉब्लम से परेशान करने नहीं आए हो। लेकिन अगले चैलेंजर ने आते ही पैंगजिया कंजेक्चर निकाल दी। गुस्से में मैंने सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्ड इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद बाकी चैलेंजर्स की हिम्मत टूट गई। कुछ ने तो सवाल पूछने से पहले तारीफ की और निकल गए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी अपना टैलेंट दिखाने के बाद अब कोई सेंट बनने पर शक नहीं कर रहा था। चिंगबई फोरम पर लोग अब माफी मांगने लगे थे। ओपनिंग डे पर खाना खिलाऊंगा, गलत समझा था, सॉरी सेंट। मैंने कहा, चलो अब कुछ कमेंट्स भी लेते हैं। सिर्फ मुश्किल क्वेश्चंस पूछूंगा तो ऑडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट टूट जाएगी। चैट में कोई बोला, हम नहीं समझते क्या? दूसरा बोला, मैंने तो पहले ही सॉल्व कर लिया था। मैं हंस पड़ा। सच में आम लोग इन तथाकथित प्रतिभाशालियों से ज्यादा मजेदार थे। तभी एक कमेंट आया, होस्ट, जिंग शी होंगबू चंगजी की अगली लाइन क्या है? मोबाइल यूज नहीं करना। मैं हंसा। लगता है कोई आर्ट स्टूडेंट बदला लेने आया है। मैंने तुरंत जवाब दिया, सीए के लो ये जुईजीचू। ये हुआंग तिंगजियान की कविता है। हालांकि वन लीफ नोज ऑटम सबसे पहले हुआनांजी में आया था। चैट फट गई। इतनी रेयर पोएट्री भी आती है। होस्ट सर्वगुण संपन्न है। मैंने हंसकर कहा, चाइनीज कम आती है लेकिन पोएट्री थोड़ी बहुत जानता हूँ। आखिर हजारों लव लेटर्स लिख चुका हूँ। सू युकिंग और लिन चुरन भी लाइव देख रही थीं। ये सुनते ही सू युकिंग का चेहरा हरा पड़ गया। हजारों लव लेटर्स? मुझे एक भी नहीं। लिन चुरान का चेहरा भी अजीब हो गया। मतलब मैं एक रेत 1000 थी? सू युकिंग ने पूछा। चुरान, गुचेन सच में फ्लर्ट है? लिन चुरान ने कहा, उसका मुंह नहीं जानती, वो बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। लाइव पर लोग चिल्ला रहे थे। होस्ट बताओ किसे लिखा था? कौन लड़की थी? मैंने हंसकर कहा, मिडिल स्कूल में था, तब बस लगा कि जिसे कोई नहीं पा सकता, अगर उसे मैंने पा लिया तो मैं बहुत कूल हो जाऊंगा। चैट चीख पड़ी। स्कूल ब्यूटी? मैंने हंसकर कहा, स्कूल ब्यूटी? बहुत छोटा सोच रहे हो। तियानहाई में उससे खूबसूरत लड़की नहीं थी। फिर क्या हुआ? मैंने होंठ मोड़कर कहा, तब मेरी उम्र 12 साल थी। मैंने बस एक लाइन कही, चिंग शुई छूफू रोंग तियन रन चू द्याओशी, और वो लड़की मुझ पर फिदा हो गई। चैट पागल हो गई। इतनी आसानी से? मैंने भी ये कविता इस्तेमाल की थी। कुछ नहीं हुआ, मैंने गर्व से कहा। तुम लोग नहीं समझोगे, मैंने उसमें उसका नाम छिपाया था। तभी चैट में किसी ने लिखा, रुको, मैं तियानहाई फर्स्ट मिडिल स्कूल से हूँ। गुचेन, वो लड़की लिन चुरन तो नहीं थी? एक और कमेंट आया, सही कह रहा है, लिन चुरान ने कभी रिलेशनशिप नहीं की थी। मेरा दिल धक से रह गया। धत, राज खुलने वाला था। मैंने जल्दी से टीवी स्टेशन के चुने हुए सवाल खोल लिए। ये सब पुरानी बातें हैं। जवानी की भावनाएं हवा की तरह उड़ जाती हैं। अगला सवाल। उधर सू युकिंग ने धीरे से लिन चुरान की तरफ देखा। मिडिल स्कूल में तुम्हारा और गुचेन का भी कोई किस्सा था?